आज उसी सेशन को, सेकंड सेशन है, उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कल थोड़ा मैंने बताया था ऐसे के बारे में कि कोई परसुएसिव ऐसे होते हैं जैसे सोशल इश्यूज में आपका होता है वेयर दे वांट टू टेक योर ओपिनियन ऑन अ मैटर, है ना। सोशल इश्यूज में वो आपके ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आपके एक्चुअल ओपिनियन किसी टॉपिक को लेके कैसे हैं, ठीक है। तो ओपिनियनेटेड भी हो सकते हैं वो, और कुछ ऐसे कैसे होते हैं इंफॉर्मेटिव, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपका कंटेंट किससे डिसाइड होगा कि कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। वैसे ही इंफॉर्मेटिव ऐसे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो मेन तीन टॉपिक है हमारे, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। देखो, एग्रीकल्चरल, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इन चीजों पे ओपिनियन भी लिया जा सकता है, ठीक है। ओपिनियन आप दे सकते हो अपना, लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन किस चीज का होता है, आपकी इंफॉर्मेशन का, कि हाउ वेल यू आर अवेयर ऑफ दैट वेरी टॉपिक, कि एग्रीकल्चर में व्हाट आर द इश्यूज गोइंग ऑन, या जो नए फार्म लॉज आए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, आपका ओपिनियन क्या है, और आप क्या जानते हो उन फार्म लॉज के बारे में, क्या वो सही है क्या वो गलत है, वो ओपिनियन हो जाता है। बट एग्रीकल्चर पे जब ऐसे आएगा तो फार्म लॉज पे आपका जीएस का आंसर आ सकता है, लेकिन ऐसे सिर्फ फार्म लॉज के ऊपर नहीं आएगा, ऐसे किसके ऊपर आएगा, कोई ब्रॉड टॉपिक आपका एग्रीकल्चर का। तो उसके अंदर आपको एग्रीकल्चर की साउंड नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में इश्यूज क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है एग्रीकल्चर का आने वाले टाइम पे, हाउ डू वी सी एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। तो इन्हीं तीन टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन 2। कौन से तीन मेजर टॉपिक है, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इनके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, डेटा फिगर सारे होने चाहिए। सपोज जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स आपका किसी भी चीज के लिए क्या है, इकोनॉमिक सर्वे, है ना। इकोनॉमिक सर्वे में आपके वॉल्यूम 2 के अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं। वॉल्यूम 2 के अंदर जैसे एग्रीकल्चर का सेपरेट चैप्टर है, इसके अंदर यू कैन गेट एवरी इंफॉर्मेशन, हर इशू से, हर चैलेंज से लेके हर इंफॉर्मेशन आपके पास होती है कि कितनी स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया के पास है, आगे फ्यूचर में कितनी डेवलप करने का हमारा एम है, या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर के लिए हम क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट फर्टिलाइजर यूज कितना है, प्रेजेंट सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम में कितने सोयल हेल्थ कार्ड इशू किए जा चुके हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसे है। तो ये सारा डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे के इन चैप्टर्स में मिल जाएगा, आपको कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप इस चीज को लेके अगर कंफ्यूज है कि डेटा और मैटर कहाँ से हम प्रिपेयर करें, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का आपका अलग से टॉपिक होता है, अलग चैप्टर होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अलग चैप्टर होता है जिसमें आपका इन्वायरमेंट एस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है। कौन सी स्कीम्स चल रही हैं आईपीसीसी के तहत, या पेरिस क्लाइमेट डील में हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं। आपको पता है इंडिया इज अ मेजर अचीवर इन पेरिस क्लाइमेट डील, हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो उस पे भी चैप्टर है आपका। देन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बताया था उसमें भी थोड़ा पार्ट टेक्नोलॉजी का आ जाता है, ठीक है। तो इन तीन टॉपिक में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यू हैव टू बी साउंड विद योर इंफॉर्मेशन, क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन आपको इन चीजों में देनी है, ठीक है। पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की, ठीक है। एग्रीकल्चर पे अगर आपको ऐसे आए, देखो सिंपल एग्रीकल्चर पे नहीं आएगा, कल भी मैं वही बात कह रहा था, सिंपल ऐसे लिखा नहीं आएगा कि एग्रीकल्चर, ठीक है, ऐसा नहीं आता। स्कूल और कॉलेज में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल एग्रीकल्चर नहीं आएगा, वो आपको एक ना एक थीम तो जरूर देंगे, ठीक है। कोई ना कोई थीम आपको जरूर दी जाएगी एग्रीकल्चर की। सपोज वो आपसे क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर पूछ लेगा, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर की, और क्या मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए हमें ये अचीव करने के लिए। तो वो एक थीम दे दी उसने आपको। तो सबसे पहले जो भी थीम दी हुई है आपको उसे समझना है, ठीक है। जो थीम दी हुई है पहले उसको समझना है, क्योंकि अगर आपको वो समझ नहीं आएगी तो यू विल गो एस्ट्रे ऑफ द टॉपिक, कि आप टॉपिक से भटक जाओगे, और 10 पेज लिखने आपको 2 पेज में जाके किसी और डायरेक्शन में चलेगा तो पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, और जो हमें एडवाइस किया गया, जो हमें डायरेक्शन दिया है कि स्टिक टू द टॉपिक, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, फ्लोट हो जाएगी, और नंबर फिर वैसे ही आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थीम को समझिए। क्लाइमेट रेजिलियंट पे पूछा है, फूड स्टॉक पे पूछा है, फार्मर्स इश्यू पे पूछा है, ठीक है, या इनपुट बेस्ड पूछा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड पूछा है। कई बार ये पूछ लेते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन
एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये थीम आपको पता होना चाहिए और उस थीम के अराउंड ही आपका क्या होना चाहिए, ऐसे सराउंड योर एसे रिलेटेड टू दैट थीम, ठीक है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की अगर आपकी थीम है, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की अगर आपकी थीम है, तो आप एग्रीकल्चर के बारे में तो बताओगे, ठीक है, इंट्रोड्यूस करोगे एग्रीकल्चर को, बट मेजोरिटी ऑफ बॉडी पार्ट, मेजोरिटी ऑफ बॉडी पार्ट आपका किससे रिलेटेड होना चाहिए, हाउ टू मेक एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट, ठीक है। पहले आप प्रोस्पेक्ट बताओगे कि कैसे एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं है, ऐसे क्या एस्पेक्ट हैं जिसे हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है, आने वाला जो क्लाइमेट चेंज का एरा है। अब आप देखिए जिस प्रकार से एमिशन चल रहे हैं और आने वाला जो टाइम, अगर पेरिस क्लाइमेट डील के जो टारगेट्स हैं टाइमली पूरे नहीं हुए, तो आने वाले टाइम में हमें क्लाइमेट चेंज से एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। अब जैसे क्लाइमेट चेंज में टेम्परेचर बढ़ेगा, हम एसी लगवा लेंगे घरों में, कूलर लगवा लेंगे, जो कुछ भी होगा हम खुद तो एडजस्ट कर लेंगे, बट जो हमारा फूड है, खाने के बिना कोई नहीं रह सकता, और खाना उगेगा ओपन इन्वायरमेंट में, उससे कैसे एडजस्ट करेंगे हम, दैट इज द होल इशू, ठीक है। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में आपका पूरा जो थीम है उसके अराउंड आपका ऐसे होना चाहिए कि क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या इश्यूज हैं, क्यों हमारा एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं है, और आगे आने वाले टाइम में हमें उससे एडजस्ट करना है तो क्या क्या मेजर्स हमें उसके लिए उठाने पड़ेंगे, ठीक है। देन मेक अ रफ स्ट्रक्चर ऑफ द अप्रोच, अप्रोच के लिए आप रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। रफ स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है, जैसे आपको पता है कि मुझे शुरू करना है, मुझे शुरू करना है, तो इंट्रो के अंदर रफ स्ट्रक्चर में यहाँ पे कोट लिख लेंगे कि भाई शुरू में मैं ये कोट देने वाला हूँ, ठीक है। देन एक एनेक्डोट बना लोगे आप कि हाँ इस स्टोरी से मैं वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर समझा सकता हूँ, या जो थीम है क्लाइमेट रेजिलिएंट की सपोज थीम है, तो उस एनेक्डोट से आप क्लाइमेट रेजिलियंसी को बता सकते हो कि कैसे। सपोज कि आपने एनेक्डोट बनाया कि सुरेश नाम का एक फार्मर है, ठीक है, काफी एज्ड है, सपोज 70 to 75 एज्ड है, ठीक है, और आप ये ऐसे भी मतलब इंटरेस्टिंग भी एनेक्डोट बना सकते हो कि दिस इज द ईयर, दिस इज द ईयर 2080, ठीक है। आप फ्यूचर में चले गए, उस स्टोरी में कहाँ चले गए, फ्यूचर में, कि ये साल 2080 है, सुरेश नाम का एक फार्मर है, 70 to 75 उसकी एज है, 20 साल 20 साल कह रहा हूँ, 50 साल 40 साल पहले जब उसकी फैमिली में एग्रीकल्चर होता था तो उसकी क्रॉप क्या होती थी, काफी अच्छी होती थी, प्रोडक्शन काफी अच्छी होती थी, ठीक है, फर्टिलिटी अच्छी खासी थी सॉइल की, बट अब 2080 में जैसे वो एग्रीकल्चर को अपना रहा है, क्लाइमेट में इतना चेंज आ चुका है कि 50% से ज्यादा जो उसकी क्रॉप है, जो ग्रेन्स निकलना चाहिए, दैट इज नॉट अप टू दी मार्क, ग्रेन का वेट एम्पल नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, ग्रेन की क्वालिटी एडिक्वेट नहीं है, और पॉपुलेशन के बढ़ते हुए उसमें देर आर चैलेंजेस विच सुरेश इज फेसिंग, मार्केट से उसको अच्छा प्राइस भी नहीं मिल पा रहा, और कितनी ही वो मेहनत कर ले, कितना ही फर्टिलाइजर डाले, उसकी आउटपुट अच्छी नहीं जा रही है। तो इस एनेक्डोट में आपने क्या इम्पैक्ट दिखा दिया कि क्लाइमेट चेंज का 50 साल में क्या इम्पैक्ट हुआ एग्रीकल्चर के ऊपर, कि ग्रेन क्वालिटी और ग्रेन वेट जो है वो 50% से ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। पहले जो 1 हेक्टेयर की लैंड सपोज 5 टन ग्रेन प्रोड्यूस करती थी, आज वो 2 टन ग्रेन प्रोड्यूस कर रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो चैलेंजेस बहुत बड़ा है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एनेक्डोट आपने थीम बेस्ड दे दिया, थीम ही समझा दी एनेक्डोट के अंदर, ठीक है। देन इंट्रो में आप एग्रीकल्चर को डिफाइन करोगे कि एग्रीकल्चर एक्चुअली में क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दोगे कि ऐसे ऐसे ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, इंट्रो के अंदर। देन आप जब बॉडी पे जाओगे, बॉडी पे जाओगे, आपको पता है रफ स्ट्रक्चर में आपने इंट्रो बना लिया अपना, देन आप बॉडी का स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। बॉडी में भी थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने एग्रीकल्चर शुरू किया, किस एज में शुरू हुआ, 7000 बीसी में हमने राइस उगाना शुरू किया, उसके बाद और वेजिटेबल्स और ये बाद में आए, ठीक है, पहले सबसे पहले राइस ही उगाना शुरू किया हमने। देन एग्रीकल्चर को आप एक मेजर इनोवेशन भी बता सकते हो वर्ल्ड के अंदर, देखो वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन एवोल्यूशन में ऐसी 3-4 इनोवेशन ही है जो रिमार्केबल, मतलब रिमार्केबल भी नहीं, रिमार्केबल भी छोटा वर्ड है उनके लिए, जो मतलब जिन्होंने ड्रास्टिक चेंज प्रोड्यूस किया है एवोल्यूशन के टाइम पे, उनमें से एग्रीकल्चर एक है। दूसरा आपको पता है व्हील है
है ना, व्हील भी एक रिमार्केबल इन्वेंशन थी, फायर एक रिमार्केबल इन्वेंशन थी, और एग्रीकल्चर भी उनमें से है। अगर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता तो आज भी शायद हम हंटर्स एंड गैदरर्स के रूप में भटकते रहते, जानवरों को मारते और खाते। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के आने से ही, एग्रीकल्चर इज द साउंड बेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। एग्रीकल्चर आया तभी जाके आपकी सोसाइटी बनी, सिविलाइजेशन बने, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। बिल्कुल शुभम, जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन उस टाइम पे एग्रीकल्चर आपका साउंड हो चुका था। ठीक है, तो जब एग्रीकल्चर साउंड हो गया तो लोग क्या करने लगे, सेटल करने लगे अपने आप को। सेटलमेंट के बाद उन्होंने सोसाइटीज बना ली। सोसाइटीज में जब वो इकट्ठे हुए, आपको पता है लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ इन्वेंशन करेंगे, तो उसके बाद चीजें और इवॉल्व होती गई, स्टेट्स बनते गए, इंस्टीट्यूशंस बनते गए, और आज आपको पता है हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन उन सब का बेस क्या था, एग्रीकल्चर था। दूसरी बात, आपको कुछ भी करना हो, आप आज यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन तभी कर पा रहे हैं जब आपको पता है कि आपको खाने की दिक्कत नहीं होने वाली, आपको रात को खाना मिल जाएगा, कल सुबह खाना मिल जाएगा। आप इस चीज से बेफिक्र हो, इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहे हो। अगर ऐसा होता कि आपको सुबह खाने की चिंता होती कि सुबह खाना कहाँ से आएगा, तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते, आप उस खाने की अरेंजमेंट में कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बेस है हर चीज का, वो आप पहले बताओगे, है ना, बॉडी में जब आप इंट्रोड्यूस करोगे, बैकग्राउंड वगैरह बताओगे, तो ब्रीफ में आप उसकी इंपॉर्टेंस बताओगे। देन कंट्रीब्यूशन पे जाओगे कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कैसा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, कि इंडिपेंडेंस जब हुआ, हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, तो एग्रीकल्चर वाज द मेजर इकोनॉमिक सेक्टर। हमारे एग्रीकल्चर स्टेट आज भी कहलाते हैं, उस टाइम पे भी कहलाते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर कंट्री हम कहलाते थे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं थी, हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे ग्रेन। ठीक है, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें इतना एम्पावर किया कि आज हम मेजर एक्सपोर्टर बन चुके हैं एग्रीकल्चर के। ठीक है, बट फिर भी इन अचीवमेंट्स के बाद कंट्रीब्यूशन बताओगे इकोनॉमी में क्या है, मेजर वर्कफोर्स इतनी है, फिर कैसे उसका कंट्रीब्यूशन कभी 50% होता था, आज 18% पे आ चुका है। तो ये सब डिटेल देके आपने कंट्रीब्यूशन बता दिया, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो बता दी, देन आप चैलेंजेस पे आओगे कि प्रेजेंट चैलेंजेस क्या है। अगर क्लाइमेट रेजिलिएंट की थीम है तो मेजर चैलेंजेस आपके उसी पे फोकस होने चाहिए। ठीक है, ये चैलेंज है, इसकी वजह से हम क्लाइमेट से डील नहीं कर पा रहे, हमारा एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं है, आगे हमें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। उसके बाद अब सॉल्यूशन यही इन्हीं चीजों के दोगे जो थीम बेस्ड है, और देन वे ये सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड, देन फाइनली कंक्लूजन। ठीक है, तो ये रफ स्ट्रक्चर आपका जो एंड में रफ पेज दिए होते हैं उसमें तैयार होना चाहिए 15 मिनट के अंदर। ठीक है, ताकि आपको पता हो ऐसे लिखते हुए क्या चीज मुझे कहाँ पे डालनी है और कैसे मुझे अप्रोच करना है। ठीक है, और ये हर चीज में करना है। ठीक है, ये जो हाउ टू अप्रोच अच्छे, ये तीनों टॉपिक का सेम है। ठीक है, टेक्नोलॉजी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, या कोई भी ऐसे टॉपिक हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, थीम आपको जरूर समझनी है ऐसे ही क्या है। ठीक है, एक, क्योंकि अगर आप थीम नहीं समझोगे, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, और आप सिर्फ एग्रीकल्चर पे कंसंट्रेटेड हैं, तो एग्रीकल्चर बहुत ब्रॉड एरिया हो जाता है। ठीक है, बहुत ब्रॉड एरिया, आपका ऐसे क्या होगा, जनरलाइज्ड होगा एग्रीकल्चर के ऊपर, थीम बेस्ड नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है आपने काफी अच्छा लिखा हो, बट इट विल नॉट बी थीम बेस्ड, और कहीं ना कहीं वो अप टू द मार्क या प्रिसाइज जो कहते हैं ना, अप टू द पॉइंट, वो नहीं होगा। ठीक है, देन इट इज काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव, ऐसे तीनों ही। सो इंफॉर्मेशन गिवन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, आप कंट्रीब्यूशन बता रहे हो एग्रीकल्चर की, तो वहां पे आप डेटा दोगे, ऐसा नहीं कह सकते कि इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 10% है, 20% है, 50% है, कितना ज्यादा है ना, तो वो इंफॉर्मेशन आपको साथ की साथ देनी है। आप कह रहे हो कि एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, आप कह रहे हो सस्टेनेबल नहीं है, पर क्यों नहीं है उसके प्रूफ दो। ठीक है, क्यों नहीं है, कि ओवर इरिगेशन, ओवर फर्टिलाइजेशन से सैलिनिटी बढ़ रही है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है सोइल की, जो हमारे प्रोडक्शन मेथड्स हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वो जमीन की फर्टिलिटी को खराब करते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हमारी नहीं है एज कंपेयर टू वर्ल्ड कंट्रीज। देखें, चाइना में 1 हेक्टेयर में जो राइस की प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, अराउंड 4 से 5 हजार क्विंटल की
हो जाती है, बट हमारे यहाँ उसका 40% भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा और ये यूज करने आपको, क्योंकि आप कैसे इंफॉर्मेटिव है उसी से आपको पता चलेगा कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या समझाना चाह रहे हैं। देन बात करते हैं थीम्स की, जो हमने बात की, थीम बेस्ड ऐसे जो होते हैं कि जनरल एग्रीकल्चर पे ऐसे नहीं देगा, वो आपको थीम बताएगा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर थीम, जैसे मैंने कुछ थीम्स इनलिस्ट की हैं, कुछ प्रीवियस ईयर में आई भी हुई हैं और कुछ जनरली मैंने खुद बनाई कि आपको पता लगेगा थीम क्या होती है। जैसे फर्स्ट थीम में बात कर रहे हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एग्रीकल्चर तो है, बट आप एग्रीकल्चर नहीं समझाने लग जाओगे यहाँ पे, है ना, कि एग्रीकल्चर ऐसा, एग्रीकल्चर के चैलेंजेस बिल्कुल बताओगे, ठीक बात है, क्योंकि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी चैलेंजेस को ठीक करने में ही काम आएगा। ठीक है, देन वे फॉरवर्ड में आप ये ध्यान रखोगे कि आपको क्या बताना है, ये क्या अचीवमेंट्स हुए, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है टेक्नोलॉजी का, हम टेक्नोलॉजी का इतना यूज क्यों नहीं कर पा रहे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, कि आज तक ऐसा तो है नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद से लेके आज तक हमने एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया है। ठीक है, तो किन किन टेक्नोलॉजीज का हमने यूज किया है वो आप बताओगे, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। जैसे जीएम क्रॉप्स हमने यूज किए हैं, जीएम कॉटन आई थी, है ना, ब्रीडिंग। और एक बात और याद रखना, एग्रीकल्चर सिर्फ क्रॉप से रिलेटेड नहीं है, इसके अंदर आपके एलाइड सेक्टर्स भी आते हैं। ठीक है, इसके अंदर एलाइड सेक्टर्स भी आते हैं, जैसे फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, एपीकल्चर वगैरह, जो भी एक्सेसरी थिंग्स होती हैं, अलाइड एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, एक नैरो अप्रोच हो जाती है, हम सिर्फ क्रॉप्स पे बता के चले आते हैं चीजें, है ना, लेकिन सिर्फ क्रॉप्स नहीं, एग्रीकल्चर बहुत डायमेंशन है उसके, एनिमल हस्बेंड्री एक मेजर डायमेंशन है। इतनी लैंड, जितने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हमारे कंट्री में हैं, जिनकी इतनी वो नहीं है, लैंड नहीं है कि वो अपना प्रोड्यूस कर सके, पैसा कमा सके, उनको क्या काम आती है, एनिमल हस्बेंड्री ही उनके काम आती है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रॉप में यूज होती है, एनिमल हस्बेंड्री के जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलते हैं वो भी आपका क्या एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो भी एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कंट्रीब्यूशन क्या रहा है आज तक टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ पे। देन लो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी क्यों है एग्रीकल्चर के अंदर। टेक्नोलॉजी हम कह रहे हैं जब इतना कंट्रीब्यूट कर सकता है, फेस ऑफ एग्रीकल्चर को चेंज कर सकता है, फिर भी क्यों कमी है इन्वेस्टमेंट के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, वो कारण आपको बताने हैं, जमीनें कम है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, जब कंसोलिडेशन ऑफ लैंड हुआ था, लैंड रिफॉर्म्स में, तब जमीनें आई थी, बट आपको पता है हमारी सोसाइटी इज अ काइंड ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी, बच्चे होते हैं तो जमीनें बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, और आज एवरेज जो लेटेस्ट सेंसस है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे एग्री सेंसस है 2015-16 का, वो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से जो एवरेज लैंड होल्डिंग है इंडिया की वो कितनी है, 1.08 हेक्टेयर, और 2011-12 में वो थी 1.15 हेक्टेयर। ठीक है, एवरेज लैंड होल्डिंग। तो आप देखो ये घटती ही जा रही है, और इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है कि हरियाणा पंजाब में 3 से ज्यादा हेक्टेयर की जमीन है एवरेज लैंड होल्डिंग, और बिहार जैसे स्टेट में वो 0.5-0.7 के बराबर है। ठीक है, तो इतनी इनइक्वालिटी है, लोगों के पास जमीनें नहीं है, पैसा ही नहीं आएगा फसल को बेच के, तो वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे कहाँ से। ठीक है, फॉरमोस्ट तो यही है कि इन्वेस्ट करेंगे कहाँ से, लोग खुद कहाँ से करेंगे, किसान कहाँ से करेगा। बचा लार्ज फार्मर के पास पैसा भी है, जमीन भी है, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसका काम चल रहा है, एमएसपी दे रही है सरकार, उसको पैसा मिल रहा है, वो क्यों इन्वेस्ट करने लगा जब उसका काम चल ही रहा है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो खुद थोड़ी खेती करते हैं, खुद तो खेती करते नहीं, वो टेनेंट्स को देते हैं, टेनेंट फार्मिंग होती है। अब टेनेंट अपना घर चलाएगा या इसमें इन्वेस्ट करेगा टेक्नोलॉजी में, है ना, वो क्यों रिस्क लेगा इन चीजों में। देन गवर्नमेंट की भी रिसर्च और फंडिंग इसमें कम होती है। एक आईसीआर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इसमें काम करता है, सिर्फ एक लोता एपेक्स जो इंस्टीट्यूट है उसकी ही सब्सिडियरीज हैं, और इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए जिनकी स्पेशलाइजेशन हो हर चीज में रिसर्च करने की, ताकि आगे हम ठीक से
क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो सके और प्रोडक्टिव भी हो सके। ठीक है, तो आप बताओगे लो इन्वेस्टमेंट किस कारण से, है ना, टेक्नोलॉजी में। एंड आगे के फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की आगे कौन सी टेक्नोलॉजी काम में आ सकती है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी की आजकल बात होती है एग्रीकल्चर में। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, नैनो एग्री इनपुट्स। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे इनपुट्स बनाए जाते हैं जो सीधा जितनी रिक्वायरमेंट है प्लांट की उतना ही इनपुट जाए। अब हम इरिगेशन की बात करते हैं, ओवर इरिगेशन, जरूरत नहीं है इतने पानी की, बट बहा देते हैं पानी से, तार तार कर देते हैं पूरे खेत को। हालांकि फसल को इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन वो मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, उसके लिए कोई भी हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। तो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो सेंसर्स, नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट्स, ये सब क्या है आजकल न्यूज में चलते रहते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का काफी रोल आगे होने वाला है। ठीक है, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में आप बताओगे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर भी क्रॉप इंप्रूवमेंट, ठीक है, क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप हम डेवलप करेंगे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से। तो मेन थीम आपकी टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी पे ही आपको अपनी बॉडी बेस करनी है। ठीक है, और अगर पॉइंट आपको जोड़ने हैं तो साइड बाय साइड आप उनको जोड़ सकते हो, बट टेक्नोलॉजी से दूर आपको नहीं जाना है इसके अंदर। ठीक है, ये होता है थीम बेस्ड ऐसे। इसमें आपने तीनों एस्पेक्ट कवर किए हैं टेक्नोलॉजी के। ठीक है, ये आप अलग से नहीं गए, आपने कोई एमएसपी इशू यहाँ पे क्रिएट नहीं किया या कोई और इशू यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, आपने सीधा किस पे बात की, टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, देन फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये भी एक थीम हो सकती है आपकी कि फ्यूचर में आप किस पे ध्यान दोगे। आप पहले करंट सिनेरियो समझाओगे अच्छे से, तभी आप फ्यूचर पे जा सकते हो, है ना। जब तक आप करंट सिनेरियो आपको अच्छे से नहीं पता, तो आप कैसे किसी चीज का फ्यूचर प्रिडिक्ट करोगे या किसी चीज के फ्यूचर की प्लानिंग किस तरह करोगे। तो यहाँ पे आप करंट सिनेरियो अच्छे से समझाओगे, करंट सिनेरियो एग्रीकल्चर का क्या है। यहाँ पे आप डाइवर्स इश्यूज क्रिएट कर सकते हो। ऊपर वाले में तो टेक्नोलॉजी पे बाउंड हो आप, है ना, टेक्नोलॉजी से दूर नहीं जा सकते, बट यहाँ आप मिरियाड ऑफ इश्यूज, टाइप्स ऑफ इश्यूज कंसीडर कर सकते हो। मार्केटिंग इश्यूज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, प्रोडक्शन इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये सारे आप करंट सिनेरियो में इंक्लूड करके इन्हीं सारे सिनेरियो पे फिर आप फ्यूचर विजन दोगे अपना कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, है ना। मार्केटिंग के लिए रोड्स, ग्राम सड़क योजना में रोड बनाए जाते हैं विलेज से लेके अर्बन एरिया तक, वो साउंड होने चाहिए, है ना। आज भी कुछ गांव जैसे हरियाणा पंजाब में तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, रोड्स भी काफी अच्छे हैं, बट यूपी बिहार में जाओगे तो गांव गांव तक आज भी रोड कम है। ठीक है, तो वो रोड जब बनेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा और मार्केट लिंकेज अच्छा हो पाएगा। ठीक है, किसान अपनी फसल आगे जाके बेच पाएगा। देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग न्यूज में रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा फार्मर वो उसको अच्छा बेनिफिट दे सकता है। फार्मर को एमएसपी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कितना देगी, कितनों को देगी, है ना। अगर प्राइवेट यहाँ पे अच्छे तरीके से देखो, प्राइवेट के चैलेंजेस भी हैं बट फायदे भी हैं। हमें कंसंट्रेट करना है फायदों पे कि अगर हम अच्छे से उन फायदों को, बेनिफिट को ले सकें तो काफी फायदा हो सकता है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो करंट सिनेरियो आपको अच्छे से पता होगा, इश्यूज अच्छे से पता होंगे तो फ्यूचर विजन भी आप अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जो मैं कहता हूँ ऑप्टिमिस्टिक नोट होना चाहिए आपका एंड ऑफ द कंक्लूजन में, कि आप फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर ये नहीं बताओगे कि नहीं भाई 50 साल बाद तो बेड़ा गर्क है, ठीक है, इतनी जनता हो जाएगी, कैसे खिलाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, क्लाइमेट बदल रहा है। नहीं, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए आपके अंदर। नहीं, चैलेंजेस हैं, वी विल टेक अप द चैलेंजेस एंड वी विल फाइंड द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। ठीक है, तो ऐसे थीम बेस्ड आपको रखनी है चीजें। देन एग्रीकल्चर इन इंडिया, it is not mentioned in first question that is about Indian agriculture per se, how to include। देखो वर्ल्ड एस्पेक्ट बिल्कुल सही बात है, जैसे थर्ड में एग्रीकल्चर इन इंडिया स्पेसिफिकली बात की गई है। ठीक है, सेकंड में भी इन इंडिया स्पेसिफिकली बात की है, फर्स्ट में स्पेसिफिकली बात नहीं की है। तो आप जो एग्जाम्पल्स हैं वो बता सकते हो। ठीक है, जो हम कोऑपरेशन करते हैं वर्ल्ड कंट्रीज के साथ वो बता सकते हो, जैसे इसराइल के साथ, जॉर्डन के साथ हम एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, फिर आप किसी कंट्री का एज सच एग्जांपल भी दे सकते हो कि वहां पे एग्रीकल्चर का स्टेट ये था और बाद में काफी अच्छा हो गया। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, अगर नहीं भी दिया इंडिया,
फिर भी आपका मेन फोकस इंडियन रेफरेंस में ही होना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड एस्पेक्ट आप इंक्लूड करोगे, एग्जाम्पल्स में कर सकते हो, या छोटी मोटी आप केस स्टडी प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी आप थोड़ा एस्पेक्ट वर्ल्ड का बता सकते हो कि वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी हो, स्टार्ट कहाँ से हुई है, एग्रीकल्चर से, ठीक है। यूएस हो, ब्रिटेन हो, कोई भी हो, सबसे पहले दे ऑल वर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ठीक है। तो नहीं दिया है तो वर्ल्ड एस्पेक्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट कुछ हद तक मेजर पोर्शन आपका इंडियन रेफरेंस में ही कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। देन थर्ड थीम जैसे ये बोल दिया कि एग्रीकल्चर इन इंडिया डिस्ट्रेस और रिलीफ, है ना। अब ये इसने सवाल के फॉर्म में आपको दे दिया कि आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर इंडिया में दिक्कतें पैदा कर रहा है, एक डिस्ट्रेस है, एक चिंता का कारण है, या एक रिलीफ का कारण है, या ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आपको दोनों व्यू पॉइंट देने हैं, डिस्ट्रेस भी बताना है, डिस्ट्रेस क्यों, इतनी वर्कफोर्स इसमें इन्वॉल्व है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है इसके अंदर, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के अंदर, रूरल एरियाज में, रूरल जो इकोनॉमी है मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो इतनी पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर सपोर्ट करेगा कैसे। तो वो एक कारण है, पॉलिटिकली डिस्ट्रेस का भी कारण है वो, ठीक है। इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस का भी कारण है, क्योंकि लोग एग्रीकल्चर में इतने एम्प्लॉयड नहीं है, तो वो बेरोजगारी को भी क्या दे रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, ठीक है। तो हर डायमेंशन में आप ये बता सकते हो कि डिस्ट्रेस का कारण बनता जा रहा है। फिर रिलीफ भी आप बताओगे कि एग्रीकल्चर बेस है हर इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो और सेक्टर फ्लरिश नहीं कर सकते, ठीक है। रिलीफ है कि फूड सिक्योरिटी के लिए हम एग्रीकल्चर हमारा डेवलप भी हो रहा है, और हर साल जब आप सर्वे के डेटा देखते हैं, जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट आते हैं, सेकंड एडवांस एस्टीमेट आते हैं, 4 क्वार्टर के एस्टीमेट हर साल आते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट में फर्स्ट क्वार्टर में क्या प्रोडक्शन रही है। तो आप पिछले 4-5 साल का अगर देखो तो एग्रीकल्चर हर साल प्रोड्यूस क्या है, बढ़ती जा रही है, 10 से 15 मिलियन मेट्रिक टन उनकी प्रोड्यूस हर साल इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, कोविड के अंदर कोविड के अंदर इकोनॉमी का हर सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज हुआ था 4% से, ठीक है। तो इससे बड़ी रिलीफ की बात क्या होगी कि ऐसी त्रासदी के अंदर, ऐसे पेंडेमिक के अंदर भी एटलीस्ट हमारे पास फूड सिक्योरिटी तो है। बाकी चीज चल जाएंगी, बाकी चीज आज नहीं तो कल हो जाएंगी, वेट किया जा सकता है, बट खाने का वेट नहीं किया जा सकता, खाना जरूरी है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रिलीफ का कारण है कि कोविड के अंदर एग्रीकल्चर वाज ग्रोइंग और हर सेक्टर वहां पे क्या था, कॉन्ट्रैक्टिंग था, ठीक है। तो ये रिलीफ है हमारे लिए। बाद में ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कंक्लूजन में अपनी ओपिनियन भी देनी है, ठीक है। और ओपिनियन आपको पता है, ऐसे सवाल में आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए कि हाँ बिल्कुल एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ का कारण है, ठीक है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हम एज अ मेजर एक्सपोर्टर हैं, अफ्रीका को एक्सपोर्ट करते हैं, साउथ अमेरिका को, तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इतना कंट्रीब्यूशन है इसका, इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। स्टेबिलिटी जो नेशन के अंदर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी, वो भी एग्रीकल्चर की वजह से ही है। जिस दिन एग्रीकल्चर गड़बड़ा गया, सोशल कोहेशन, सोशल हार्मनी भी आपकी गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। देन इज एग्रीकल्चर इन इंडिया क्लाइमेट रेजिलियंट, वो शुरू में जो हमने बात की थी, यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलियंट थीम है। देन फार्मिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, और ये 2017 में आपका ऐसे टॉपिक था, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, फार्मिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स के लिए अब फार्मिंग जो है वो सस्टेनेबल नहीं रही। फार्मिंग करता तो है फार्मर, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ फार्मर कर तो रहे हैं, लेकिन ना तो उससे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही, पैसा नहीं आ रहा है। आज के टाइम पे सिर्फ खाना खाना तो ऑब्जेक्टिव नहीं है लोगों का, फार्मर की जो फैमिली है उसके बच्चे भी होंगे, उनको एजुकेशन भी चाहिए होगी, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्स नहीं है कि वो उनको ढंग से पढ़ा लिखा सके। तो ये क्या कह रहे हैं कि पहले, इनकी रेफरेंस क्या है, पहले अच्छा माना जाता था फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर, की उनको साउंड था, उनके लिए काफी हेल्प थी एग्रीकल्चर में, बट आज के टाइम पे फार्मर्स में बहुत दिक्कत है, और मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स के लिए ये सस्टेनेबल नहीं रहा है। और मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स क्यों कहा इस लाइन में, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स आपके क्या, 87% फार्मर आपके स्मॉल, मार्जिनल और मीडियम फार्मर्स हैं, ठीक है। जो लार्ज फार्मर्स हैं वो तो बस 8-9% है, ठीक है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8-9% में क्या होगा, बाकी 90% वो नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं। फिर
सस्टेनेबल न्यू क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसके भी आप रीजंस बताओगे, क्योंकि इनपुट कॉस्ट ज्यादा है ना। हाँ, अब जैसे जमीन की इनफर्टिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, इतने सालों से इरिगेशन हो रही है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है, तो फर्टिलिटी पे बात तो आएगी, तो फार्मर को ज्यादा ज्यादा इनपुट उसमें डालना पड़ रहा है, ठीक है। तो इतना पैसा कहाँ से आएगा, फसल बिकती है तो पैसा आता है, तो इनपुट पे लगाएगा, या और काम भी होते हैं फार्मर को, है ना। तो सब चीज उसको देखनी पड़ती है। इरिगेशन वगैरह हाईली इनइक्वल है, मोस्टली 52% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्या है, रेन फेड है, बारिश पे डिपेंड रहता है, और क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश में दिक्कतें आ रही है, तो क्या करेगा स्मॉल फार्मर, है ना, क्या करेगा। देन लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक क्लाइमेट चेंज से बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे कोविड है, कोविड भी एक रीजन, क्लाइमेट चेंज एक रीजन है कि इम्यूनिटी कम हो रही है जानवरों की, और वो बीमार पड़ेंगे तो वो जूनोटिक डिजीज भी स्प्रेड करेंगे ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कारण बताओगे क्यों नहीं है सस्टेनेबल, और फिर वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन भी बताओगे कैसे इन फार्मर्स के लिए सस्टेनेबल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप थीम बेस्ड आपको अपनी चीजें रखनी है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी थीम आपको मिलेंगी, सीधा सीधा ऐसे ऐसे नहीं आएगा एग्रीकल्चर लिखे कि एग्रीकल्चर पे ऐसे लिखो, ठीक है। देन कोट्स आपको पता है, कोट्स आप चाहे गूगल से भी नोट डाउन कर सकते हैं, हर टॉपिक है, जैसे ये मैंने गूगल से उठाए एग्रीकल्चर में, है ना, कुछ भी ले सकते हो आप। देर आर ओनली 3 थिंग्स दैट कैन किल ए फार्मर, लाइटनिंग, रोलिंग ओवर इन अ ट्रैक्टर एंड ओल्ड एज, ठीक है। ये तो साफ साफ समझ आ रहा है, बिजली गिरेगी तो मर ही जाएगा, रोलिंग ओवर इन अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ऊपर चढ़ गया तो भी मर, लेकिन ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, ओल्ड एज, कि किसान जब बूढ़ा हो जाता है, आप जैसे आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, एस्पिरेंट हैं, कल को नौकरी लग जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में बंदा नौकरी कर लेता है, पैसा इकट्ठा कर लेता है, पेंशन आ जाती है, अपना बुढ़ापे में मजे से जीता है। लेकिन एग्रीकल्चर में कोई पेंशन नहीं है, मेजोरिटी फार्मर स्मॉल मार्जिनल है, ना कोई पैसा जुड़ पाता, पूरा ही नहीं हो पाता, तो जुड़ने की तो बात बहुत दूर की है। तो जवानी में वो जैसे तैसे काम चला लेता है, लेकिन बुढ़ापा उसे मार देता है, ठीक है। भले वो जिंदा है, लेकिन फार्मिंग बुढ़ापे में नहीं हो पाती, तो इसीलिए लोग क्या है, दुखी हैं। यंग जनरेशन फार्मिंग के बारे में इतना जानती नहीं है, और ओल्ड जनरेशन जो है वो फार्मिंग अब कर सकती नहीं, ठीक है। तो मेन चैलेंज एग्रीकल्चर का एक ये भी है कि यंग जनरेशन इसके अंदर जाना नहीं चाहती, ठीक है। देन एग्रीकल्चर इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल वेलकम, है ना, सबसे नोबल अगर कोई प्रोफेशन है तो वो एग्रीकल्चर है, इसके बिना और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, हो ही नहीं सकता। देन ये कोट आप 5-6 कोट हर टॉपिक से रिलेटेड इंक्लूड कर सकते हो, और कोशिश करना कि इंडियन पर्सनैलिटीज के कोट हो, ये तो मैंने फॉरेन के डाल रखे हैं, 2-3 कोट आपके इंडियन पर्सनैलिटीज के भी होने चाहिए, जैसे गांधी जी, विवेकानंद, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये कोशिश करना, एक कोट। देन चैलेंजेस की एक बार बात कर लेते हैं, ओवरव्यू की, चैलेंजेस क्या क्या है ना, एग्रीकल्चर के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जैसे स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, है ना, दिन भर दिन लैंड होल्डिंग्स घटती जा रही हैं, और एवरेज लैंड होल्डिंग जैसा मैंने आपको बताया अब कितनी रह गई है, एग्री सेंसस के हिसाब से 1.08 हेक्टेयर, ठीक है, 1.08 हेक्टेयर, तो कुछ भी नहीं है। आने वाले 5 साल में जब अगला एग्रीकल्चर सेंसस आएगा, क्या पता एक से नीचे गिर जाए, ठीक है। देन क्वालिटी ऑफ सीड्स, सीड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, सपोज 100 सीड है, 100 सीड फार्मर लाए, उनमें से क्या पता 70 ही प्रोडक्टिव हो, 30 खराब चले जाए, ठीक है, लेकिन उसका पैसा तो लग गया फार्मर का, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हुई अच्छे से, प्रोडक्टिविटी फसल ने नहीं दी, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ सीड भी मैटर करती है, किस क्वालिटी से प्रोड्यूस किए गए हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है सीड प्रोडक्शन का, फाउंडेशन सीड, ये ब्रीडर सीड, ठीक है, तो पूरा प्रोसेस होता है, तो उसमें क्वालिटी का काफी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देन मैन्योर, फर्टिलाइजर, बायोसाइड्स, इनका क्या है, एक तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इनपुट, है ना, इनपुट का कॉस्ट बढ़ता है कि ये डालनी है तभी फसल सही होगी, नहीं डालेंगे तो वैसे ही फसल कुछ नहीं होगी, तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इनपुट है इसका। देन मेक सोइल इनफर्टाइल, है ना, सोइल की फर्टिलिटी को भी डिक्रीज करती है, तो यूज करो तो भी दिक्कत, यूज ना करो तो भी दिक्कत, है ना, तो ये दोनों तरफ से क्या होता है, किसान मरता है इन चीजों में। इसलिए हम किसकी तरफ जाने की बात करते हैं,
ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, ठीक है, क्योंकि वो सोइल प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करके रखती है। देन इरिगेशन, जैसा मैंने आपको बताया मोर देन 52% एरिया क्या है हमारा, रेन फेड है, बारिश पे डिपेंडेंट है। और बारिश आपको पता है बारिश किसी के हाथ में नहीं होती है ना, कभी हो जाएगी किसी इलाके में, नहीं होगी कभी हो जाएगी, ठीक है। तो रेन फेड एरिया है, इरिगेशन हर जगह नहीं पहुंच सकती। अब नॉर्दर्न एरियाज में आपको पता है एलुवियल प्लेन्स है, सरफेस जो है ठीक है, वहां पे खुदाई वगैरह हो जाती है, कैनाल वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। जैसे राजस्थान में गंगानगर में कैनाल बनी है, हरियाणा पंजाब में भी कैनाल नेटवर्क बहुत अच्छा है। लेकिन डेक्कन प्लेट्यू का जो रीजन है, मराठवाड़ा विदर्भ जो महाराष्ट्र का रीजन है, जहाँ पे सूखा पड़ता है, वहां पे कैनाल बनाना इतना इजी नहीं है, बिकॉज द सरफेस इज वेरी हार्ड, क्योंकि वो प्लेट्यू रीजन है ना, रोक्स है वहां पे, तो वहां कैनाल इतनी अच्छे से नहीं बन सकती, और उनको बेचारों को रेन पे मानसून पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और मानसून जितना धोखा कोई नहीं देता, आपको पता है ना। देन लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन हमारी बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर सबसे लो मैकेनाइजेशन इंडिया की है, ठीक है, ब्राजील तक की मैकेनाइजेशन हमसे ज्यादा है। मैकेनाइजेशन आएगी कहाँ से, जब फार्मर के पास जमीन ही नहीं है। आप एक बात बताओ, किसी के पास 10 हेक्टेयर जमीन है तो वो तो चलो ट्रैक्टर ले आएगा, क्योंकि ट्रैक्टर का काम है, अकेला आदमी कैसे करेगा 10 हेक्टेयर में खेती। लेकिन कोई फार्मर है जिसके पास 1 हेक्टेयर भी जमीन है, वो क्या करेगा ट्रैक्टर का, है ना, क्या ही चलाएगा उसमें ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर का खर्चा कैसे उठाएगा वो, है ना। खर्चा उठा भी ले तो उसकी जरूरत क्या है, 1 हेक्टेयर में ट्रैक्टर का काम ही क्या है ना। तो इतनी एवरेज लैंड होल्डिंग इतनी कम है, मार्जिनल फार्मर्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि मैकेनाइजेशन फिजिबल लगता भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या चलाया है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स। तो ये जो मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ना, इकोनॉमिक सर्वे से ही दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें सॉल्यूशंस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। तो कस्टम हायरिंग सेंटर हमने चलाए हैं कि भाई आपको मशीनरी चाहिए उधार पे ले जाओ, ठीक है, 2 दिन चाहिए 3 दिन चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर रख के करेगा क्या, जरूरत है तो ले जा, 500 रुपए दे दियो दिन के, वापस दे जाना, ठीक है। तो ये अच्छा कंसेप्ट है कि कस्टम हायरिंग सेंटर, लेकिन ये भी अब हर डिस्ट्रिक्ट और उसमें अवेलेबल अभी नहीं है। पायलट प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल हुआ है, होपफुली आने वाले 5-10 साल में ये चीजें इंटीग्रेट हो जाएंगे, और किसानों को किराए पे ये चीजें मशीन्स वगैरह मिलने लग जाएंगी, ठीक है। देन सोइल इरोजन, मेन फैक्टर सोइल इरोजन, इरोजन हो गया, सोइल नहीं बची तो वैसे ही एग्रीकल्चर का कोई पॉइंट नहीं है ना, वैसे ही कोई पॉइंट नहीं है। तो इसके लिए भी मेजर्स होते हैं हमारे, जैसे स्टेप फार्मिंग, पहाड़ों के अंदर इरोजन ज्यादा होता है तो टेरेस फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग वहां पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। सोइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे सोइल माफिया होता है, भू माफिया होता है ना, सोइल की जो वो होती है इलीगल सेल और परचेज होती है, तो वो भी कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। यूपी के अंदर जैसे काफी केसेस आए हैं सोइल माफिया के, ठीक है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर का, है ना। मार्केटिंग, आपने सुना होगा हर चीज के अंदर मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो वो चीज नहीं बिक सकती, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। मार्केटिंग आप बताओ, मार्जिनल फार्मर के पास पैसा तो है नहीं, मार्केटिंग क्या करेगा वो। इसलिए मंडी वगैरह का कंसेप्ट आया था कि भाई फार्मर कहाँ जाएगा, मंडी बना दो, मंडी में आके बेच देगा, मंडी से जिसको ले जाना होगा वो ले जाएगा, इसलिए मंडीज का कंसेप्ट आता है। लेकिन मंडीज में फिर करप्शन आ गया, है ना, मोनोपोली आ गई, लाइसेंस बनवाओ, पैसे दो, फीस दो, तो वैसे ही मार्जिनल फार्मर को दिक्कत मंडी से भी है, और मार्केटिंग के लिए उसके पास पैसा नहीं, ठीक है। तो ये दिक्कतें एग्रीकल्चर मार्केटिंग में काफी, ग्रेडिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, कैटेगराइजेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, पुअर और गुड क्वालिटी ग्रेन्स में इतना अच्छा कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता, ठीक है। दूसरी बात, जो ये गोडाउन्स हैं जहाँ पे मंडियों में अनाज पड़ा रहता है, खुले में पड़ा रहता है, वैसे ही बारिश वारिश हो जाती है तो वैसे ही खराब हो जाता है, ठीक है। तो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। ये एग्रीकल्चर आप इकोनॉमी में जब पढ़ोगे डिटेल में, ये सारे एस्पेक्ट आपके कवर होंगे, ठीक है। इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, जैसा मैंने बताया। कवर एंड प्लिंथ मॉडल है हमारे पास। कवर एंड प्लिंथ में आपने देखा होगा, वो क्या कहते हैं, तरपुलिन कहते हैं उसको, वो बिछा देते हैं ना, उनके अंदर बोरियां रख देते हैं अनाज की। बारिश हो गई तो नीचे से सारा अनाज गीला हो जाता है, सारा अनाज सड़ जाता है, ठीक है। तो कुछ फायदा नहीं। एफसीआई के गोडाउन्स हैं, एफसीआई के गोडाउन्स में सीएजी ने रिपोर्ट दी थी कि सारा अनाज चूहे खाते हैं, ठीक है।
मेजोरिटी अनाज चूहे खा जाते हैं, लोगों को मिल नहीं रहा है और वहां चूहे खा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए पेग स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने 2008 में कि प्राइवेट, जैसे आप लोग हो, आपके पास कोई खाली जमीन है तो आप उसमें क्या कर दो, गोडाउन बना दो, ताकि जो फसल है, एफसीआई के पास इतनी कैपेसिटी है ना, वो प्राइवेट गोडाउन में क्या करेगी, फसल स्टोर कर देगी और आपको महीने का किराया उसका मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसके तहत कई गोडाउन बने हैं। अब जैसे स्टील साइलोज भी बना रही है गवर्नमेंट। स्टील साइलोज भी क्या स्टोरेज स्ट्रक्चर है स्टील के, उसमें ज्यादा प्रिजर्व रहती है आपकी ग्रेन। ठीक है, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट, मार्केट लिंकेज नहीं है, रोड अच्छे नहीं है। ठीक है, स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा लगाए कौन, बात यही आती है। मार्जिनल फार्मर लगा नहीं सकता, लार्ज फार्मर ध्यान देता नहीं है, तो कैपिटल आएगी कहाँ से और इम्प्रूवमेंट होगी कहाँ से। ठीक है, बैंक नहीं देते मार्जिनल फार्मर को, क्या बैंक क्या लोन देंगे, पॉलिटिकल इशू इतने हो जाते हैं, लोन वेवर हो जाते हैं, बैंक्स को घाटा हो जाता है, तो बैंक्स भी हेजिटेट करते हैं लोन देने के लिए, है ना। उन्हें ये रहता है कि भाई लोन दे दिया तो चुकेगा नहीं चुकेगा किसको पता है ना, बारिश नहीं हुई तो फसल खराब, लोन भी खराब, है ना। तो ये चीजें दिक्कतें हैं, इश्यूज हैं इनके अंदर। ठीक है, सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशंस वही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आईसीआर जैसे इंस्टीट्यूट और होने चाहिए, वेरियस इश्यूज पे रिसर्च होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे रिसर्च हो, रिसर्च करो एनिमल ब्रीड प्रोडक्टिविटी पे भी, क्योंकि हमारे यहाँ एनिमल हस्बेंड्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हैं हम। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल एंड बफेलो हमारे देश में। ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी उनकी नहीं है, सिर्फ वो क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। हमारे जैसी काउ यूएस के अंदर होस्टिन फ्रीजन जो ब्रीड की है, वो वही काउ 2 गुना दूध देती है जितना हमारी काउ देती है। ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे एनिमल्स की नहीं है, पोल्ट्री हो चाहे कैटल हो चाहे बफेलो हो। ठीक है, तो उसमें भी ध्यान लगाओ, रिसर्च डेवलपमेंट हर एस्पेक्ट में होनी चाहिए। देन टीचिंग एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम, है ना, अवेयरनेस बहुत कम है फार्मर्स के अंदर। जैसे रिपोर्ट भी आई है कि 6% फार्मर्स को ही पता है एमएसपी का। ठीक है, ओनली 6% फार्मर्स अवेल द फैसिलिटी ऑफ एमएसपी। बाकी 94% क्यों नहीं जानते? क्योंकि एक्सटेंशन प्रोग्राम नहीं। एक्सटेंशन प्रोग्राम क्या होता है? अवेयरनेस प्रोग्राम, कि बंदे गांव गांव जाके क्या बताएंगे कि चीजें क्या हैं, क्या स्कीम आई है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और क्या फार्मर को अपनानी चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा, कोई विलेज बैकग्राउंड का होगा, विलेज में आप विजिट भी करते होगे, तो विलेज में मतलब मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि एक ऐप है एम किसान। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने रिलेटिव में गया, उसके फोन में फेसबुक, व्हाट्सएप, वीचैट, ऐसी ऐसी ऐप बहुत थी, भरी पड़ी थी, लेकिन ये जो काम की ऐप है ना एम किसान, ये ऐप नहीं थी उसके। ठीक है, ठीक है, तो ये जो यंग जनरेशन है फार्मिंग वाली, इनको भी अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। फेसबुक पे अकाउंट बनाने से, हालांकि सोशल मीडिया के एडवांटेज आप ले सकते हो, लेकिन जो सरकार ने एक्सक्लूसिव ऐप बना रखी है आपके लिए कि वेदर फोरकास्ट मिलेगा आपको, बारिश कब होनी है कब नहीं होनी है, स्कीम्स की नॉलेज उस पर आएगी, तो वो चीजें अवेयरनेस से आएंगे और उसके लिए हमें एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मेजर इंग्रेडिएंट होता है एक्सटेंशन प्रोग्राम। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट भी होता है ऑप्शनल में जैसे एक्सटेंशन का, तो एक्सटेंशन बहुत मेजर एस्पेक्ट होता है। अगर एक्सटेंशन आपका सही नहीं है तो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री जैसे सेक्टर सही हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक्सटेंशन प्रोग्राम अच्छा करें। स्किल इंटेंसिव एग्रीकल्चर इंस्टेड ऑफ इनपुट इंटेंसिव। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या इनपुट इंटेंसिव, के इनपुट डालते रहो और फसल आ जाएगी, लेकिन हमें इसकी जगह क्या करना है, स्किल इंटेंसिव बनाना है उसको। ठीक है, स्किल इंटेंसिव बनाना की स्किल है और इनोवेशन होती है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज हैं जैसे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, फार्म मैकेनाइजेशन, हाईटेक कल्टीवेशन, वर्टिकल फार्मिंग जैसे आजकल चल रही है ना। ग्रीन हाउसेज हैं कि वेदर अगर एडवर्स है तो ग्रीन हाउस के अंदर फसल आपकी ठीक रहती है। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग्स हैं। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब कैटल बफेलो आपने रखी है, एनिमल हस्बेंड्री रखी है, उसके जो वेस्ट है प्रोडक्ट है उससे आप मैन्योर बनाओ, और जो फीड में से बचता है फसल बेचने के बाद जो वेस्ट बचता है वो उसको एनिमल को खिला भी सकते हो। तो एक तरह से वो सर्कुलर
सिस्टम हो जाता है मिक्स्ड फार्मिंग वाला, वो भी अप्रोच लाई जा सकती है। जीएम सीड्स बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, जीएम क्रॉप्स की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए किसान और कंपनी के, पहले ही उसको एडवांस मिल जाए और कंपनी भी इन्वेस्ट करे टेक्नोलॉजी के अंदर की ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। ब्रीड इम्प्रोवाइजेशन इन लाइव स्टॉक, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक सनराइज इंडस्ट्री है, बहुत पोटेंशियल है इसका। हम अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट बना के बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कितना रेडीमेड फूड, केएफसी, मैकडी, ये सब चलता तो एग्रीकल्चर के बेस पे ही है ना, ऐसा तो है नहीं हवा से आता है। तो ऐसे फूड इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए ताकि गांव वाले बंदों को जॉब भी मिल सके और ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन हो सके, ठीक है, वेस्ट ना जाए कोई भी चीज। स्टोरेज को इंक्रीज करना है और डाइवर्सिफिकेशन तो करना ही है। एमएसपी कल्चर में डाइवर्सिफिकेशन बहुत हद तक नकारा जा चुका है, सिर्फ पैडी और व्हीट साइकिल चलती रहती है और उन्होंने जमीन को थोड़ा सा खत्म कर दिया, हरियाणा पंजाब में खासकर। तो डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, पल्सेस उगाओ, लेग्यूम्स उगाओ, फोडर क्रॉप्स उगाओ, ठीक है। तो बहुत चीजें इसके अंदर हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत इश्यूज हैं, तो कभी भी ऐसे आए तो ध्यान रखना थीम बेस्ड रहने के लिए, वरना भटका जा सकता है आसानी से इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर कुछ याद रखने हैं आपको, जैसे कोई भी स्कीम होती है गवर्नमेंट की, जैसे फार्म लॉज ही आए, तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फार्म लॉज एक्चुअली में क्या है और बैलेंस्ड ओपिनियन उस पर आपका होना चाहिए। कोई भी मेजर सरकार लाती है तो वो आपकी नजरों में होना चाहिए, ठीक है। अवॉइड ओवर क्रिटिसिज्म, डोंट गेट इमोशनल ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। कई बार होता है, हम में से कई लोग, मैं भी, आप भी, कई लोग होंगे जो विलेज बैकग्राउंड से होंगे, तो इस टॉपिक को लेके काफी इमोशनल हो जाते हैं। बट ध्यान रखिए, आपको पेपर देना है, उसमें बैलेंस्ड ओपिनियन रखना है। कुछ आपको क्रिटिसिज्म लगता भी है तो उसे भी तरीके से बताओ, ऐसा नहीं है कि बस चालू हो गए आप, है ना, इमोशनल होके कुछ भी कहने लगे, तो वो चीज अवॉइड करनी है। देन इश्यूज ओवर वेरियस डायमेंशन, लाइक इनपुट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, जो भी वेरियस डायमेंशन है इकोनॉमी में आप डिटेल में पढ़ोगे तो उनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि सॉल्यूशन बताते हुए आप हर एस्पेक्ट को कवर कर सको। देन लिंकेज पता होना चाहिए एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में, नेचर, पॉलिटी, की एग्रीकल्चर का इन सब में क्या रोल है ना, टेक्नोलॉजी को कैसे एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है, एग्रीकल्चर अच्छा हो तो नेचर कैसे अच्छा हो सकता है, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। तो ये लिंकेज भी आपको आइडिया वहां पे प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये हमने क्या लिया, ओवरव्यू ऑफ एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है थीम बेस्ड। फिर दूसरा टॉपिक जो है टेक्नोलॉजी, मैंने कहा था जो अप्रोच है ऐसे कि वो तीनों केस में यही रहनी है, क्योंकि तीनों इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ ऐसे हैं। टेक्नोलॉजी भी बहुत वास्ट एरिया है, टेक्नोलॉजी आपकी एग्रीकल्चर में भी यूज होती है, हेल्थ में भी यूज होती है, हर चीज में, गवर्नेंस में भी यूज होती है। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत वास्ट एरिया, तो आपको उसमें भी थीम बेस्ड चीजें रखनी है कि क्या आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्या आपसे पूछा गया है। देन थीम्स के एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर में हमने देखे थे, टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी एज साइलेंट फैक्टर, ये ऐसे आया हुआ है, ठीक है। साइलेंट फैक्टर इसने यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में टेक्नोलॉजी यूज तो होती है हर फ्रंट पे, पहले भी होती थी, आज भी होती है, आगे भी यूज होगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें पता नहीं है, हम अवेयर नहीं है। एक साइलेंट एक्टर है टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल रिलेशन में, कैसे, कोविड के टाइम पे देख लो आप, कोविड के टाइम पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कैसे हो रही थी, ऑनलाइन हो रही थी, है ना। पहले हम सोचते थे कि जैसे अभी G20 की समिट हुई, सब नेता वहां पे गए हुए थे, लीडर्स वहां पे गए हुए थे, क्योंकि कोविड में थोड़ा कंट्रोल है। लेकिन जब कोविड था तो सब ऑनलाइन चल रहा था, G20 कैंसिल भी हो गई थी, ओलंपिक भी पोस्टपोन हो गए थे, लेकिन फिर भी कई कॉन्फ्रेंसेज जो इंपॉर्टेंट थी वो ऑनलाइन कंडक्ट की गई थी, ठीक है। ऑनलाइन मीटिंग्स होने लगी इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। देन इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम मेजर इंपोर्टेंट हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स के, उसमें हमने एक क्लोज भी डाला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, ठीक है। उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से देखो हम खुद भी चीजों को बनाने लगे, है ना। एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS अरिहंत हमने बनाया है। हम टेक्नोलॉजी दूसरों को भी दे रहे हैं, अफ्रीका जैसे कंट्रीज को भी दे रहे हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी कई बार हम सबमरीन रेंट पे देते हैं,
तो डिफेंस में आपकी टेक्नोलॉजी काम आ रही है, डिफेंस रिलेशंस में, है ना, डिफेंस में काम आ रही है। देन एग्रीकल्चर जैसे एरिया में इजराइल से हम टेक्नोलॉजी लेते हैं, जॉर्डन से हमने डेजर्ट फार्मिंग सीखी है कि डेजर्ट एरिया जॉर्डन, वहां पे भी वो फसल उगा रहे हैं, तो कैसे उगा रहे हैं ताकि हम भी राजस्थान का जो हमारा एरिया खाली है उसको यूज कर सके। तो इससे इंटरनेशनल रिलेशन क्या होते हैं, बूस्ट होते हैं। क्राइम टेक्नोलॉजी में भी टेक्नोलॉजी है, जैसे क्राइम्स वगैरह में इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस है, सीबीआई उसके साथ कोऑर्डिनेट करती है। तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, जैसे उनसे टेररिस्ट वगैरह का पता लगाने के लिए, क्राइम्स का पता लगाने के लिए वो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी वेरियस डायमेंशन है। ठीक है, वहां पे आपको बताना है कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है हमेशा से। ठीक है, देन साइंस एंड मिस्टिसिज्म आर दे कंपैटिबल, है ना। ये बहुत अच्छा मतलब टॉपिक है कि मिस्टिसिज्म भी है हमारे देश में, साइंस भी है। ठीक है, और आप देखो तो साथ साथ चल भी रहे हैं, पर आपको यहाँ पे अपनी ओपिनियन बतानी कि क्या वो कंपेटिबल हैं साथ साथ चलना, है ना। आप हो सकता है ये राय भी दे सकते हो कि हाँ कंपेटिबल है, क्योंकि चल ही रही है, इतने साल से चल रही है, आगे भी चल सकते हैं ना, कंपेटिबल है। बट कोई जैसे प्रेगमेटिक बंदा होगा जो साइंस की तरफ थोड़ा अलाइंड होगा, तो वो मिस्टिसिज्म को रिजेक्ट करेगा कि यार मिस्टिसिज्म का एक्चुअल में कोई फायदा है सच है नहीं, है ना। वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करते हैं, ठीक है, वहम डालते हैं, और वहम अच्छी चीज नहीं है ना, डर पैदा करते हैं लोगों के अंदर। और डर होगा, फियर क्रिएट करेगा, तो फियर में आदमी इनोवेशन पे कभी नहीं जा सकता। ठीक है, फियर के अंदर इनोवेशन पे आदमी कभी नहीं जा सकता। ठीक है, तो मिस्टिसिज्म का एज सच कोई होलसम प्रॉफिट या बेनिफिट नहीं है। ठीक है, हालांकि साथ साथ चल रहे हैं, साइंस भी साथ चले, मिस्टिसिज्म भी साथ चल रहा है, बट फ्यूचर में अगर इंडिया को वर्ल्ड पावर बनना है, आगे जाके वर्ल्ड विश्व गुरु बनना है, तो ये मिस्टिसिज्म या सुपरस्टिशन की जो फिलोसफी है वो हमें जल्द से जल्द छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, छोड़नी पड़ेगी। अब इसमें ऐसे ऐसे में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन बताओ साइंस के क्या है, कितने कंट्रीब्यूशन है, अनगिनत कंट्रीब्यूशन है। मिस्टिसिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, डर पैदा करना, वहम पैदा करना, ठीक है, लोगों के अंदर, ये सब चीजें होती हैं, और वो साइंस से दूर लेके जाती हैं चीजों को, साइंस के पास नहीं। और इनोवेटिव सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिलते हैं, साइंस से मिलते हैं, मिस्टिसिज्म से नहीं मिलते। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रिजेक्ट ही करनी है स्टेटमेंट, आप एग्री भी कर सकते हो, उससे ये बता सकते हो कि मिस्टिसिज्म हालांकि है, ठीक है, ठीक है, उसका कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करती है। ठीक है, वो एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं कि हमारे साथ कुछ है, कुछ ऐसी पावर है जो हमारे साथ हमेशा है, और कुछ भी दिक्कत होगी तो वी कैन ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम दैट पावर। वो एक मतलब प्लेसिबो जो इफेक्ट होता है ना, कि मन जब जिस चीज को मान लेता है तो उसी चीज से वो कन्विंस होता है। तो हमारी मेजोरिटी पॉपुलेशन इलिटरेट है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसके लिए मिस्टिसिज्म क्या है, एक सहारा है, वो अपने डरों को उससे दूर करते हैं, हर चीज में वो उसका सहारा लेते हैं। तो जब तक पॉसिबल है ये साथ चल सकते हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उनको इस चीज में कंट्रोल करना चाहिए, उनको इस चीज में साइंस को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इज ऑफ साइंस, मिस्टिसिज्म का फ्यूचर नहीं। ठीक है, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द पैनेकिया फॉर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन। ठीक है, अब यहाँ ये कह रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी के लिए, मतलब पैनेकिया मतलब हर चीज का जो निवारण है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि हर चीज जो भी है, ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही ठीक की जा सकती है। अब आप इसके फेवर में भी दोगे, इसके अगेंस्ट में भी ओपिनियन दोगे। फेवर में बिल्कुल दोगे, ग्रोथ के लिए आपको पता है हर सेक्टर जो है डेवलप करना चाहिए, तभी जाके आपकी होलसम ग्रोथ होगी। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। तो हर सेक्टर, एग्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ये सारे सेक्टर, इनमें टेक्नोलॉजी तो होनी ही चाहिए अगर इनको प्रोडक्टिव बनना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, आज से कल में इंप्रूवमेंट होना, आज जो हम चीज कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई करना, उसको और अच्छा बनाना, है ना। तो वो क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी वो काम करती है, और टेक्नोलॉजी के बेस पे ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ग्रोथ इंक्रीज होगी, टेक्नोलॉजी आएंगी तो न्यू एवेन्यूज खुलेंगे, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, लोग ज्यादा
जो उस पे जाएंगे तो और ग्रोथ होगी और इनोवेशन होगी। तो एक वर्चुअस साइकिल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा कि जितनी ज्यादा इनोवेशन, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, उतनी ज्यादा ग्रोथ। ठीक है। सिक्योरिटी के अंदर भी जैसे हम बनाते हैं इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हमने बना रखा है, हालांकि काम चल रहा है अभी, है ना। तो ये इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तार फेंसिस वगैरह तो हमने बॉर्डर पे लगा ही रखी है। ठीक है। बाद में हमने लेजर सिस्टम भी लगा रखे हैं, ठीक है, कि लेजर से दूर से पता लग जाए। थर्मल स्कैनिंग भी हमने लगा रखी है कि थर्मल, उससे कोई भी आदमी हो तो पता लग जाए। तो इंटीग्रेटेड बॉर्डर सिस्टम मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी का फ्यूजन वहां पे हमने किया है टू इंश्योर दिस सिक्योरिटी ऑफ नेशन। अब ये सिक्योरिटी इंटरनेशनल भी हो सकती है और ये सिक्योरिटी विद इन बाउंड्रीज भी हो सकती है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है ना, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर क्राइम्स हैं, टेररिज्म है, ठीक है, इन चीजों को रोकने के लिए भी जैसे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, क्रिमिनल क्राइम ट्रैकिंग सिस्टम है, ठीक है, ट्रैक किया जा सकता है किसी को भी। तो ये सब चीजें, साइबर सेल्स हैं, है ना, साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए, तो वो भी इंटरनल सिक्योरिटी में भी आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी खूब रोल प्ले करती है। तो एक तरह से आप क्या बता रहे कि हाँ भाई ये हर चीज का निवारण कर सकते हैं, बट दूसरी तरफ आप ये भी बताओगे कि हालांकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है, बहुत हेल्पफुल है, बट ऐसा नहीं है कि ये पने किया है कि ये हर चीज का सॉल्यूशन है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई, अगर ये गलत हाथों में पड़ गई, टेररिस्ट के हाथों में टेक्नोलॉजी चली गई, तो ये खतरनाक कितनी हो सकती है ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन जब तक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में है तो वो ठीक है, सेफ है ना, वो सोच समझ के यूज होंगे। बट अगर टेररिस्ट के पास आ जाए, अलकायदा वगैरह के पास आ जाए न्यूक्लियर वेपन, तो आपको क्या लगता है, विल दे गिव अ सेकंड थॉट बिफोर फायरिंग न्यूक्लियर वेपन? वो नहीं करेंगे, है ना। उनके पास आ गया, उनको बस ये है कि हमें इंडिया पे फोड़ना है तो फोड़ देंगे, ठीक है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनका तो एम ही है लोगों को मारना, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी माना कि आपके यूजफुल बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सोशल मीडिया देख लो, है ना, सोशल मीडिया के ऊपर साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर फिशिंग हो रही है, ठीक है, धोखाधड़ी हो रही है लोगों से, लोगों के अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। आपने शायद, किसी ने जमतारा वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, वो अगर देखियो, एक बार द हिंदू में उसके ऊपर आर्टिकल भी आया था, ठीक है। तो वो किस पे बेस्ड है, साइबर फिशिंग पे, कि लोगों को झूठ मूठ का फोन करके, लड़कियां बन के फोन करके उनसे अकाउंट नंबर ले लिया, पैसे ले लिए, तो उनके पैसे उड़ा देते थे वो, ठीक है। हाँ जी, मनी माफिया, जमतारा। जमतारा अगर आपके पास टाइम, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा अपना टाइम उसमें लगाओ, कभी मौका मिले तो जरूर देखना। तो वो क्या है, साइबर फिशिंग के ऊपर है, साइबर फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होते हैं ना। एक मेजर इशू बताता हूँ, अब जैसे कई बार मैंने देखा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाईफाई इनेबल्ड आते हैं आजकल, है ना, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, वाईफाई इनेबल्ड। अब वो जैसे ही मशीन के पास आते हैं वैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाती है। मतलब मैंने एक बार देखा था, आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि हालांकि टेक्नोलॉजी ठीक है, अच्छी बात है, बट विदाउट पिन ट्रांजैक्शन हो रही है ये। तो किसी का अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड गलती से गिर जाए, तो अगर किसी को मिल जाए तो वो तो आराम से इसमें ट्रांजैक्शन कर सकता है ना, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा जिसका खोया है। पिन इनेबल्ड होता है वो टेक्नोलॉजी, देखो जो पिन इनेबल्ड है वो कितनी अच्छी है कि पिन के बिना वो एक्सेस नहीं कर सकता, गुम भी हो गया तो आदमी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक टेक्नोलॉजी है जो आपके लिए सेफ मेजर्स अपना रही है, सेफ्टी ला रही है, दूसरी टेक्नोलॉजी आपके लिए खतरा भी पैदा कर रही है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हमेशा याद रखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बैलेंस्ड अप्रोच ये होती है कि बिल्कुल यूज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज होता भी रहना चाहिए, बट टेक्नोलॉजी की एक लिमिट होती है, ठीक है, उस लिमिट को जब हम ब्रीच कर गए तो वो खतरनाक भी साबित हो सकती है, ठीक है। अब जैसे ड्राइवरलेस कार्स की बात करते हैं, है ना, ड्राइवरलेस कार्स। अब ड्राइवरलेस कार्स के ड्रॉबैक्स भी हैं कि एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी। दूसरी बात, अगर एक्सीडेंट हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, वो कंपनी लेगी जिसने वो कार बनाई है, या वो इंसान लेगा जिसने वो कार परचेज की है, ठीक है। तो ये जो एथिकल इश्यूज हैं ये सोल्व करने बहुत मुश्किल है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज utmost required for growth and security, but इट इज नॉट दी पेनेकिया। गलत हाथों में चले गई, जिसको अवेयरनेस नहीं है उसके पास चली गई, तो ये दिक्कतें पैदा
कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे थीम बेस्ड है, थीम पे रहना है। अब इस ऐसे में ऐसा नहीं है कि आप एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन बताने लग जाओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। एग्रीकल्चर में बताओगे तो सिर्फ ग्रोथ के रेफरेंस में, ज्यादा डिटेल में नहीं। ठीक है, तो टॉपिक पे आपको स्टिक रहना है, ये चीज ध्यान रखनी है। देन टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर, इस पे है ना, मैन पावर हमारी काम करते हैं तो टेक्नोलॉजी उसको पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है, कुछ काम ऐसे हैं जो हाथ से ही किए जा सकते हैं। जैसे अब एक चीज देखो, टेक्नोलॉजी से मास प्रोडक्शन हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, शर्ट टी शर्ट ये सब बनने लग गई है ना, लेकिन जो ट्रेडिशनल आर्ट है जैसे कलमकारी पेंटिंग वगैरह है, ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह है, ठीक है, और जो जैसे वो कढ़ाई वाली सलवार कमीज जो भी है, चुनरी वगैरह होती हैं, कढ़ाई वाली होती है, उसमें इतना सोफिस्टिकेटेड आर्ट वर्क होता है, वो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, उसके लिए आदमी की स्किल चाहिए। ठीक है, और भी ऐसे बहुत से एवेन्यूज हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। जैसे अब आप स्टबल बर्निंग का केस लेते हो, स्टबल बर्निंग कितनी ज्यादा है। स्टबल बर्निंग का इशू कब क्रिएट हुआ? स्टबल बर्निंग का इशू क्रिएट हुआ जब से मैकेनाइजेशन आया, कि वो जब पैडी की क्रॉप होती है उसको काट तो देती है मशीन, लेकिन फिर भी उसको एक एक दो दो फुट तक जो स्टबल है वो बच जाते हैं, और स्टबल बच जाते हैं तो अग्री क्रॉप कैसे बोएगा किसान, है ना। टेक्नोलॉजी से पहले, मैकेनाइजेशन से पहले जब हाथ से फसल काटते थे वो, तो ग्राउंड से लगते हुए वहां से काटते थे, है ना, एकदम ग्राउंड के नजदीक से, तो उनको दिक्कत ही नहीं आती थी स्टबल की, स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम वहां पे थी नहीं। तो मैन पावर जो काम करती थी, टेक्नोलॉजी काम कर तो रही है, बट उसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ड्रॉबैक भी बहुत ज्यादा है। फिर ऐसा नहीं है कि आपको स्टेटमेंट के साथ एग्री करना है कैन नॉट रिप्लेस, बिल्कुल रिप्लेस भी कर सकते हो, रिप्लेस करना भी चाहिए जो एडिक्वेट सेक्टर्स हैं। जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंदर, मैनुअल स्कैवेंजिंग में कास्ट बायसनेस कितनी, इनइक्वालिटी कितनी है ना, और उसके बाद कितने लोगों की जान चली जाती है। आप खुद इमेजिन करके देखो, सीवर में उतर के काम करना, मतलब इससे बुरा प्रोफेशन और क्या हो सकता है ना। और मैन पावर, वो जो आदमी जाता है वो मर जाए, कुछ हो जाए उसके, तो उसकी फैमिली की पूरी वो चली गई। तो ऐसे केसेस में जैसे बंदी कूट नाम का रोबोट बनाया था, तो वो काम कर सकता है, लेकिन अभी भी इतना हाई स्केल पे वो यूज नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे सेक्टर्स में रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना भी चाहिए कुछ सेक्टर्स में, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे वो रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें डिस्कस करनी है। देन राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी थ्रू रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। अब देखो, ये डिबेट इश्यूज भी होते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है ना, 5G आ रहा है, 5G पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपेंडेंट है कि रोबोट्स आ जाए, खुद काम करने लग जाए, मशीनें खुद ही इंटेलिजेंट हो जाए, खुद ही काम करने लग जाए, जैसे ड्राइवरलेस कार्स वगैरह। तो अब इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो जॉबलेस फ्यूचर, बिल्कुल जॉबलेस फ्यूचर है। क्यों? ड्राइवरलेस कार्स में आदमियों का काम क्या रह गया, है ना। सर्जरी के अंदर जब रोबोट सर्जरी कर देगा तो डॉक्टर का काम क्या रह गया। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर भी अगर रोबोट आने लग गए तो आदमियों का काम क्या रह गया। अब ऐसा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो टेक्नोलॉजी आ रही है, रोबोटिक्स आ रहे हैं, मशीन्स आ रही हैं, जिसके पास पैसा है, सपोज अंबानी टाटा, इनके पास पैसा है, इनको अच्छा लगेगा कि भाई टेक्नोलॉजी आ गई, मेरा काम और आसान हो गया, इनके लिए अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत किसको होगी? जिसकी नौकरी जाएगी। ठीक है, जो गरीब इंसान है, जो 10-12 हजार की नौकरी करता है महीने की, और जो जिसका पूरा परिवार उसी पे डिपेंडेंट है, उसको टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसकी नौकरी जाएगी। जिसके पास पैसा उसको अच्छी लगेगी क्योंकि वो एम्पैथेटिक नहीं है, वो उस चीज को इमेजिन नहीं कर पा रहा कि इनकी नौकरी चली गई तो क्या होगा। ठीक है, तो जॉबलेसनेस तो बिल्कुल आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, लेकिन बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है क्योंकि नए नए एवेन्यूज खुलेंगे, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ठीक है, रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और एस्पेक्ट हो गए। तो वहां पे अब जो रोबोट है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी चाहिए, ये सब। ठीक है, तो ये सब के लिए भी आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए, है ना, जो एजुकेटेड होंगे, जिनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, वही रोबोट बना सकते हैं। अपने आप ऊपर से उतर के तो आएंगे नहीं रोबोट्स, वो बनाने भी है। ठीक है, देन जो भी एस्पेक्ट है, स्किल एस्पेक्ट, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब नए नए कोर्स खुलने लगे हैं ना, कॉलेजेस स्कूल्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताते, तो
सेवरल एस्पेक्ट जो खुलेंगे वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होंगी। तो इसमें भी ऐसे क्वेश्चन में आपको बैलेंस्ड अप्रोच देनी है कि ऐसा नहीं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बंद कर दें, क्योंकि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट का कोट है कि जिस टेक्नोलॉजी का टाइम आ चुका है वो आके रहेगी, कितनी कोशिश कर लो वो रुकने वाली नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ चुका है, तो रुकने से वो रुकेगी नहीं, और रोकनी क्यों है ना? अच्छी चीजों में उसको यूज करो, लेकिन बैलेंस्ड यूज करो कि लोगों की जो जॉब्स हैं वो भी बची रहे, है ना? ऐसा ना हो कि रोबोट के आने से डॉक्टर की जॉब चली जाए, ठीक है, वो सर्जरी कर सकते हैं, हालांकि रोबोटिक आर्म्स आती हैं। ऐसा हो सकता है कि मोर प्रिसाइजन के लिए, मोर अच्छे से सर्जरी हो जाए, प्रिसाइज सर्जरी हो जाए, तो डॉक्टर उस रोबोट को ऑपरेट कर सके वहां बैठ के, तो डॉक्टर का भी काम चलेगा, डॉक्टर का भी आसान काम हो गया, और रोबोट से भी काम चल गया, टेक्नोलॉजी का भी यूज हो गया। तो जहां वो दिन में 2 पेशेंट की सर्जरी कर रहा था, हो सकता है रोबोट की हेल्प से वो 6-7 पेशेंट की सर्जरी दिन में कर दे। तो ये एक अच्छी चीज है कि टेक्नोलॉजी भी आ रही है और आदमी भी काम पे है, ठीक है। हालांकि इसे भी नहीं रोक सकते कि जब टेक्नोलॉजी आएगी तो कुछ लोगों की जॉब तो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे एजुकेशन वो नहीं है जो आपने एक बार पढ़ लिया। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग, ठीक है। जो चीज सीखनी, अब उसकी रेलिवेंस नहीं है तो उसको छोड़ो, जिस चीज की रेलिवेंस है उसको पकड़ो, ठीक है, आने वाले टाइम में। ऐसा अब कुछ नहीं है कि अब जैसे मानते पहले जमाने में क्या होता था, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे या कुछ भी चीज पढ़ते थे, इंग्लिश का कोई मीनिंग नहीं आया तो डिक्शनरी उठाते थे। आज खुद बताओ, आप में से कितने लोग डिक्शनरी का यूज करते हो? नहीं करते, है ना? हार्ड कॉपी नहीं यूज करते, गूगल पे टाइप करते हो, वर्ड का मीनिंग आ जाता है, ठीक है। तो अब कोई डिक्शनरी पे फोकस करेगा तो वो क्या है, ऑब्सोलीट है ना? जरूरत ही नहीं है डिक्शनरी की, ठीक है। अब जैसे पहले अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, पहले वीसीआर वगैरह आते थे, ठीक है, किराए पे कैसेट मिल जाती थी नई नई फिल्मों की, फिल्में देखते थे। आज वीसीआर का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, नेटफ्लिक्स फोन पे ही है 200 रुपए में। जब 20 रुपए की कैसेट मिलती थी एक दिन के उधार पे, अब 200 रुपए में पूरा नेटफ्लिक्स महीने का मिल जाता है, ठीक है। तो जो वीसीआर की जॉब करता था उसकी तो गई, ठीक है, गई, तो उसे अब नई स्किल्स चाहिए आने वाले टाइम में, उसको अपने आप को कोप अप करना पड़ेगा आने वाले टाइम के साथ, ठीक है। तो स्किलिंग जरूरी है, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग जरूरी है, बट हमें भी ध्यान रखना है कि एकदम ड्रास्टिक वो ना हो, ठीक है। तो ऐसे थीम बेस्ड, और टेक्नोलॉजी पे एक बात मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी पे हर साल 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। ये जितनी भी थीम्स हैं प्रीवियस ईयर्स की हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी काफी वो है, ठीक है, काफी प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है। एग्रीकल्चर से हालांकि 1-2 बार ऐसे आए हैं, जरूरी नहीं है कि आए, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ऐसे मिल जाएगा आपको आराम से, ठीक है। देन वही कोट्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। लेट्स गो इन्वेंट टुमारो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, स्टीव जॉब्स, आपको पता है, फेमस आईफोन फाउंडर, ठीक है। तो कोट्स भी आपके पास होने चाहिए, 5 से 6 कोट आप नोट करके रखिए, ठीक है। देन चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी आती है तो चैलेंजेस भी आते हैं। आज के टाइम पे मेजर चैलेंजेस क्या क्या हैं? आज के टाइम पे आपके मेजर चैलेंजेस हैं लाइक डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। इतना डेटा है, आपने भी पढ़ा होगा आईआर के टर्म्स में कि डेटा इज द न्यू ऑयल, है ना? 1970s के अंदर जो इज्जत ऑयल को दी जाती थी कि हाँ भाई उस देश में तेल निकला है ना, तेल की बहुत भारी कीमत थी कि तेल से ही सब चलेगा, गाड़ियां चलेंगी, ये सब चलेगा, तो उस टाइम पे तेल की बहुत कीमत थी। वैसे ही आज तेल की जगह क्या है, डेटा, ठीक है। आपकी कोई भी एजेंसी है, अमेजोन है, फेसबुक है, कुछ भी है, वो क्या यूज करते हैं, डेटा। आपने कभी देखा होगा फेसबुक पे आप एक पेज लाइक कर दीजिए, उसके बाद उससे सजेस्टेड उसके रेफरेंस में और पेज भी आपको दिखने लग जाते हैं। एक बार गूगल फ्लिपकार्ट पे आप कोई जूते देखना चालू कर दीजिए तो आपको एड्स भी जूतों की ही आती हैं। ये सब क्या है, ये सब है कि आपकी जो एक्टिविटी वो मॉनिटर हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप ट्रैक किए जा रहे हो, आप टारगेट किए जा रहे हो, और यही क्या है आज की मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो डेटा सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा इशू है, जैसे आधार कार्ड को लेके काफी डिबेट चला था, ठीक है, आधार को लेके, है ना। आधार एक्ट में फिर आईएडीआई ने क्लियर किया था कि किसी का डेटा ब्रीच नहीं हुआ है, जो भी होता,
देन डिजिटल फिशिंग, जो मैंने आपको बताया था जमतारा में फ्रॉड, है ना, बैंक से अकाउंट नंबर लेके पैसे उड़ा लिए। ठीक है, डिजिटल फिशिंग जैसे फ्रॉड काफी होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि सारा डेटा एक ही सर्वर में स्टोर करना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्लाउड। ठीक है, बट इशू क्या है ये कि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, बिग डेटा हो रहा है, तो उसको स्टोर करने के लिए ऐसे सर्वर्स भी चाहिए। बट इशू क्या है, इशू क्या है, हु विल मैनेज दिस सर्वर्स, है ना। अब जैसे एफबी, अमेजोन, ये तो बाहर की एजेंसीज हैं, ये डेटा कलेक्ट कर रही हैं हमारे देश का, अपने सर्वर्स में स्टोर कर रही हैं। कल को कोई ब्रीच हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा, है ना। ये इशू कई बार आए भी हैं। ठीक है, डेटा लोकलाइजेशन, जैसे आरबीआई ने डेटा लोकलाइजेशन पे सर्कुलर जारी किया था कि जो भी ई कॉमर्स कंपनी है उनको डेटा इंडिया में ही स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, देन इलिसिट पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह के काफी केस आते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो इससे रिलेटेड भी ये भी एक चैलेंज है। डिजिटल पेमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है, किसी कोई अवेयर नहीं है, ओटीपी वगैरह आता है, ओटीपी किसी को ज्ञान नहीं है, तो दूसरा बंदा ट्रांजैक्शन करके कह देगा भाई ओटीपी बताइयो। अब गांव में लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं, वो सोचेंगे कोई बात नहीं, इसकी जरूरत का काम होगा, वो बता देंगे। ठीक है, और वो पैसे निकाल के ले जाएगा। तो डिजिटल पेमेंट्स अच्छी चीज है, घर बैठे बैठे ट्रांजैक्शन हो जाती है, बट उसके चैलेंज भी हैं, और वो चैलेंज कैसे दूर होंगे, डिजिटल अवेयरनेस से। ठीक है, देन सोशल मीडिया रिलेटेड लाइबिलिटीज हैं, जैसे साइबर बुलिंग है ना, बहुत बुलिंग होती है। फिर साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा होते हैं सोशल मीडिया पे, आपने कई बार देखा होगा फेसबुक पे कई अफेयर्स वगैरह होते हैं, बाद में काफी दिक्कतें आती हैं उनमें। ठीक है, सोशल मीडिया पे बच्चे टाइम काफी स्पेंड करते हैं, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं ले पाते, तो सोशल मीडिया की अपनी प्रॉब्लम्स है। वियरेबल कंप्यूटिंग, वियरेबल टेक्नोलॉजी है, जैसे आईफोन की स्मार्ट वॉच आती है, अब स्मार्ट वॉच आने लग चुकी है। ठीक है, वो आपकी कैलोरीज नापती हैं, हार्ट रेट नापती हैं, बहुत चीजें नापती हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई हार्ट पेशेंट है, सपोज करो किसी कंट्री का पीएम है, वो हार्ट पेशेंट है, ठीक है, और उसने शौक शौक में ये वॉच पहन ली। ठीक है, अब वॉच तो ट्रैक करेगी, हर चीज ट्रैक करती है वो तो, है ना, पेशेंट की बीपी वगैरह सब ट्रैक करेगी। और यहाँ से डेटा जा कहाँ रहा है, सबसे पहली बात तो इस डेटा से इस वॉच से डेटा जा कहाँ पे रहा है। और डेटा अगर जा रहा है किसी एनिमी कंट्री के पास, और इससे वो ट्रैक कर लें कि हाँ भाई इस आदमी को ये दिक्कत है, और वो इसको ट्रैक करके क्या पता क्या से क्या कर दे, है ना, क्या से क्या करते हैं। तो ये काफी चीजें हैं, वेरिएबल टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, सब ट्रैक हो जाता है, बट इश्यू ये है कि डेटा जा कहाँ पे रहा है, और आपकी क्या हर चीज मॉनिटर हो रही है, हर ट्रेड तक मॉनिटर हो रही है, तो आप कैसे बचे रह सकते हो चीजों से, है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हर चीज में इंटरनेट आ रहा है आजकल, लाइट भी इंटरनेट से जलती है, बताओ, है ना, दूर बैठे आप अपने घर का कैमरा एक्सेस कर सकते हो। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, सारी चीजें घर की आपकी इंटीग्रेटेड हैं, और वो इंटरनेट पे काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो डेटा वगैरह है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, और इंटरनेट नहीं होगा, सपोज अब तो स्विच आते हैं, लाइट ऑन होती है स्विच से हो जाती है, सपोज आने वाले टाइम में 10 साल बाद स्विच ही खत्म हो जाए, वो सिर्फ नेट से ही चले, और नेट ना हो पाए इंडिया में, आपको पता मौसम खराब हो गया, सो चीज होती है ना, किसी डिस्ट्रिक्ट में कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, तो वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तो फिर क्या आप लाइट नहीं जलाओगे कभी, है ना। तो इश्यूज हर चीज के हैं। वर्चुअल करेंसीज, बिटकॉइन, आपको पता है कितना दबदबा है बिटकॉइन का, 45 लाख इसकी वैल्यू है, आई थिंक अब तो 52 जा चुके हैं ना। 2016 में इसकी वैल्यू 40,000 के आसपास थी, और 2009 में 1 रुपए के आसपास थी। ठीक है, तो इसका कोई बुनियाद नहीं है बिटकॉइन की, कोई इसका अंडरलाइंग एसेट नहीं है, लोग पागल हुए जा रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में, और आरबीआई कंसिडर कर रही है बिल लाना, वो बिल लाएगी, बैन करने का गवर्नमेंट सोच रही है। तो ये रिस्क है, क्रैश हो गई तो कौन जवाब देगा। अब शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हो, तो शेयर मार्केट की रोज शाम को आपको मेल आती है अपडेशन की कि आपके पास ये एसेट्स हैं, ये होल्डिंग्स है। ठीक है, एक प्रूफ है आपके पास, बिटकॉइन आपके पास है, कल को डूब गया क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। देन रिमोट ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, कि आप रिमोटली सब चीज कंट्रोल कर रहे हो, और कोई उस चीज को हैक कर ले तो आपके हाथ से कंट्रोल गया। ठीक है,
देन सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स जैसे प्रॉब्लम्स वैसे सॉल्यूशन, जैसे डेटा प्रोटेक्शन लॉज, प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग स्ट्रक्चर, कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आधार कार्ड में यूआईडीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई तुम ही डेटा मैनेज करोगे। डिजिटल अवेयरनेस, हमारे यहाँ पे डिजिटल अवेयरनेस बहुत कम है, उसके लिए डिजिटल साक्षरता अभियान वगैरह जो भी गवर्नमेंट मेजर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, ठीक है। इंडिजिनाइजेशन टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, क्यों? बाहर के अमेजोन, एप्पल वगैरह डेटा अगर यहाँ का एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो कोई हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनाइजेशन हो, हम अपनी चीजें बना सके और डेटा को अपने पास ही रख सकें। देन साइबर क्राइम सेल्स, है ना, स्किलिंग, कि लोगों को पता हो, लोगों के पास स्किल्स हो इन चीजों को ऑपरेट करने की, ठीक है। इनोवेटिव कल्चर होना चाहिए, मॉनिटरिंग ऑफ सोशल मीडिया, जैसे सोशल मीडिया और इनके रूल्स आए थे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के, है ना, काफी हुआ हुई थी कि गवर्नमेंट इनक्रोच करने की कोशिश कर रही है, ये कर रही है, लेकिन हमें समझना भी पड़ेगा, ये एफबी वगैरह काफी कैम्ब्रिज एनालिटिका का जैसे केस आया था कि फेसबुक ने अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन उनको दी थी और इलेक्शन टारगेटिंग में हेल्प की थी। तो ये काफी मेजर इश्यूज हैं और इनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। देन कीपिंग पेस विद चेंज, चेंज के साथ पेस रखने, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है। देन इंटीग्रेशन अमंग सेवरल फील्ड, हर फील्ड में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एडटेक कंपनियां हैं आजकल, जैसे हम खुद ही ऑनलाइन एजुकेशन पे आ चुके हैं ना। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजीज है, जुडिशियरी में टेक्नोलॉजी आने लग चुकी है, तो और फील्ड के अंदर भी इंटीग्रेशन इसका देखने को मिलता है। देन इसके अंदर क्या पॉइंट याद रखने, आपको टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है, कि नैनो टेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशंस हैं, बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। जब एप्लीकेशन पता होगी तभी आप उसको अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। नॉलेज अबाउट डिफरेंट टेक्नोलॉजी लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इनका बेस भी आपको पता होना चाहिए, काम कैसे करता है। बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए वगैरह का रोल आता है, क्या रोल आता है, जीएम मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, क्योंकि अगर आपको बेस पता होगा कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम डीएनए लेवल पे करते हैं, तो आप ये बता पाओगे कि अगर इसमें कोई मिस कैलकुलेशन हो गई, है ना, कुछ अलग चीज हो गई तो कितना ज्यादा खतरा है ना। हालांकि छोटी सी चीज है डीएनए, बट वहां पे छोटा सा चेंज भी पूरी की पूरी बॉडी को लीथल भी साबित हो सकता है, ठीक है। देन फोकस ऑन करंट रेलिवेंट इश्यूज लाइक डिजिटल करेंसी, साइबर वॉरफेयर, है ना, साइबर वॉरफेयर आजकल बहुत न्यूज में है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी, ये जो सीडीएस है, इन्होंने साइबर वॉरफेयर पे अभी मीटिंग्स भी चल रही थी, क्योंकि आने वाले टाइम में कह रहे हैं कि अपफ्रंट वॉर नहीं होंगे, वॉर कैसे होंगे, साइबर वॉरफेयर, है ना। हर किसी का सिस्टम हैक करके क्या करेंगे, वो वॉर करेंगे, ठीक है। आमने सामने की वॉर बेशक शायद आगे ना हो। देन रेलिवेंट एग्जाम्पल ऑफ यूसेज, ठीक है, जैसे अभी अमेरिका ने शायद किसी जगह पे ड्रोन का यूज किया था किसी को मारने के लिए, है ना, ड्रोन का यूज किया था, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी तो है ना, टेक्नोलॉजी आप देखो। और जैसे जम्मू में अटैक हुआ था, पाकिस्तानी ड्रोन वहां पे पाए गए थे, तो ये क्या है, अब ड्रोन अब तो ऐसे आ रहे हैं, कल को बड़े ड्रोन भी आएंगे, बॉम्ब फाड़ने लग जाएंगे और सब चीजें करने लग जाएंगे, तो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो ये एग्जाम्पल वगैरह आपको पता होने चाहिए, रेलिवेंट, ठीक है। देन सिमिलरली फिर इन्वायरमेंट पे भी ऐसे आते हैं आपके, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी पे मान के चलो कि ऐसे आपको फ्रीक्वेंटली मिल सकता है, ठीक है। अप्रोच ऐसे की वही रहेगी, ये भी इंफॉर्मेटिव ऐसे है, ठीक है। देन थीम्स जैसे ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी फॉर क्लाइमेट चेंज, रेजिलियंट इंडिया, है ना। एग्रीकल्चर में भी क्लाइमेट चेंज आया है, लेकिन वहां पे आपको थीम किस पे स्टिक रखनी है कि क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्लाइमेट चेंज एज अ होल पूछा गया, ठीक है। अब इसका इफेक्ट एग्रीकल्चर में देखने को मिलता ही है, ठीक है, लाइवलीहुड में देखने को मिलेगा, क्यों, पुअर पीपल हैं, गर्मी बढ़ेगी, हीट वेव्स आती हैं, कोल्ड वेव्स आती हैं, जिनके पास घर है, अच्छी एम्यूनिटीज हैं, वो तो सरवाइव कर जाते हैं, बट जो पुअर पीपल हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे, उनके लिए क्लाइमेट चेंज बहुत भारी साबित हो सकता है, ठीक है। आइलैंड्स हैं जैसे अंडमान निकोबार या कोस्टल स्टेट्स हैं, वहां पे क्लाइमेट चेंज से जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें वहां पे क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है।
तो और मानसून इरेटिक हो जाएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो ये सारे फायदे नुकसान हमें बताने हैं और टेक्नोलॉजीज बतानी है कैसे हम इसको कोप अप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की वो बतानी है। एग्रीकल्चर में आपको ऐसी ओपिनियन ऑप्शन देने थे, ऐसे सॉल्यूशन देने थे जिसको हम एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सके, है ना, कि क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हम डेवलप करेंगे जेनेटिक मॉडिफिकेशन से। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी बतानी है जिससे हम क्लाइमेट चेंज को कोप अप कर सकें और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेजिलिएंट हो। जैसे सुनामी आई थी 2004 में, इतना डिस्ट्रक्शन किया था। ऐसे हीट वेव्स, मरीन हीट वेव्स के कारण ऐसा ना हो कि साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, तो उससे डिस्ट्रक्शन तो होता ही है। उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, ताकि देखो डिजास्टर तो आएंगे, क्लाइमेट चेंज होगा, तो हम उसे कोप अप कैसे करेंगे, हम अपने आप को रेजिलिएंट कैसे बनाएंगे उस चीज के लिए। तो यहाँ पे आपको वो टेक्नोलॉजी डिस्कस करनी है, ठीक है, उस थीम पे आपको स्टिक रहना है। देन सर्कुलर इकोनॉमी, कंपैटिबल और कम्बरसम। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, जहाँ पे रीयूज होती हैं चीजें, रिसाइकल होती हैं। आजकल कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ चुका है, आपको पता है फोन आते हैं, है ना, फोन आते हैं, 2 साल में उनका सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट हो जाता है, सॉफ्टवेयर अपडेट ना करो तो चलता नहीं है। जैसे मेरे पास फोन है, उसमें भीम ऐप ही नहीं चलती, वो कहता है कि पुराना सॉफ्टवेयर है, सपोर्ट करता नहीं है। ठीक है, अब बताओ भीम ऐप चलाने के लिए मैं नया फोन खरीदूंगा 20,000 का, ठीक है, और ये फोन ठीक चल रहा है, तो ये मतलब काफी दिक्कतें इनके अंदर हैं। तो रीयूज होनी चाहिए चीजें, रिसाइकिल होनी चाहिए। जैसे अभी यूएस में एक लेजिस्लेशन पास हुआ था आईफोन को लेके कि आईफोन के रिपेयर की वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोन खराब हो गया तो नया ही बदलना है, रिपेयर की राइट है, देयर इज राइट टू रिपेयर फॉर कंज्यूमर, उसकी राइट है रिपेयर करवाना, ठीक है। तो रीयूज रिपेयर होना चाहिए। फिर आपको बताना कैसे कंपेटिबल है, बिल्कुल सर्कुलर इकोनॉमी कंपेटिबल है, लो वेस्ट होगा, लेस वेस्ट होगा, और क्लाइमेट चेंज जिस हिसाब से बढ़ रहा है, पोल्यूशन वगैरह को हमें कंट्रोल करना है, कंज्यूमरिज्म पे हमें लगाम लगानी पड़ेगी, ठीक है। देन कम्बरसम, कम्बरसम कैसे है, कम्बरसम प्रोसेस है सर्कुलर इकोनॉमी। आप किस किस को समझाओगे, वेस्ट डिस्पोजल में आज भी हम देखते हैं कोई ऑटो में कुरकुरे खाता हुआ जा रहा है तो छिलका एकदम से बाहर फेंक देगा, ठीक है। आप किस किस को रोकोगे, लेजिस्लेशन तो है, कानून तो है, लेकिन किस किस को ट्रैक करोगे आप। तो बहुत कम्बरसम प्रोसेस है सर्कुलर इकोनॉमी को बनाना या उसको रिजल्ट करना, ठीक है। तो ये थीम है सर्कुलर इकोनॉमी पे। मेजर्स आर टेकन बाय नेशन बट नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ओवरकम इन्वायरमेंटल चैलेंज। ये क्या कह रहा है कि जो देश हैं, वर्ल्ड नेशंस हैं, वो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए मेजर्स तो ले रहे हैं। जैसे पेरिस क्लाइमेट डील है, अभी COP26 हुई है, UNFCCC बनाया था, IPCC की रिपोर्ट्स आती रहती हैं हर साल। तो मेजर्स तो चल रहे हैं, ठीक है, कोशिशें तो चल रही हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है ना। आपने इकोलॉजी में एक चीज पढ़ी होगी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलपिंग नेशन हमेशा से ये कहते आए हैं कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, पहले उन्होंने पोल्यूशन किया इतनी हद तक। हम तो कब से कर रहे हैं, हम तो 1950 के बाद, आजाद होने के बाद भी इतने साल बाद अब जाके हमारी पोटेंशियल बनी है उतनी कि हम पोल्यूशन क्रिएट कर सकें, ठीक है। और ये लोग 200 साल से पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बनती है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की, एनवायरनमेंट को टैकल करने की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है, मेजर्स हालांकि चल रहे हैं, लेकिन जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं चलेगी तो मेजर्स फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। देन बायोडाइवर्सिटी लॉस इज अ लॉस टू ह्यूमैनिटी। यहाँ पे आप बायोडाइवर्सिटी लॉस बताओगे कि एवोल्यूशन के टाइम पे बायोडाइवर्सिटी इतनी थी, है ना। अब ह्यूमैनिटी ने क्या किया आज की सेंचुरी में, कहते हैं कि सिर्फ मोर देन 20% बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुकी है, ठीक है, एक्सटेंट हो चुके हैं कई स्पीसीज तो, है ना। इतनी स्पीसीज है, मोर देन 1 करोड़ स्पीसीज कहते हैं एक्सटेंट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, मास एक्सटेंशन जो हम कहते हैं पहले होता था, जैसे डायनासोर के एरा में मेटेओराइट आया था तो मास एक्सटिंक्शन हुआ था। कभी कभार आइस एज में मास एक्सटिंक्शन होता है, बट इस टाइम पे कह रहे हैं जो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन होगा, जो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी अगर लूज होगी, बायोडाइवर्सिटी में फ्लोरा भी आता है, फोना भी आता है ना। बायोडाइवर्सिटी लूज होगी, जैसे एक एग्जांपल दूं,
आज से शायद 20 साल पहले, 20 या 30 साल पहले इंडिया के अंदर, सॉरी 20-30 50 साल पहले लगाओ, इंडिया के अंदर राइस की 6000 वैरायटी थी। हर लोकल क्लाइमेट के हिसाब से वैरायटी थी राइस की। आज राइस की 6000 नहीं, केवल 6 वैरायटीज है। ठीक है, मेजर 6 वैरायटीज है। तो कितना चेंज आया बायोडायवर्सिटी में। अब कल को क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या ये 6 वैरायटीज कोप अप कर पाएंगे? अगर 6000 होती तो हो सकता है 6000 में से 2000 तो कोप अप करती, 3000 कोप अप करती। अब इन 6 में से कितनी कोप अप कर पाएंगी? 6 की 6 भी गायब हो सकती है, और 6 की 6 वैरायटी गायब हो गई, नहीं उग पाई, तो फूड सिक्योरिटी आपको पता है सबसे बड़ा चैलेंज हमारा है। तो बायोडायवर्सिटी लॉस ऐसा नहीं है कि एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी, स्पीसीज का बैलेंसिंग रोल रहता है, इकोलॉजिकल नीचे रहता है, आपने पढ़ा भी होगा। हर स्पीसीज का वर्ल्ड के अंदर रोल है। अगर वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती तो पूरी की पूरी चेन क्या हो जाएगी? गड़बड़ा जाएगी। और यहाँ पे हम अब क्या प्रमाण दे रहे हैं बायोडायवर्सिटी लॉस से? कि ह्यूमननेस, हमने ह्यूमन्स अपना नाम इसलिए रखा था कि वहां पे ह्यूमननेस दिखे, है ना। ह्यूमननेस का मतलब कि उनकी लाइफ की भी हम रिस्पेक्ट करें, बट हमने नहीं की। तो ह्यूमैनिटी हमारे अंदर है ही नहीं। जो बायोडायवर्सिटी लॉस है वो सिर्फ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी नहीं है, लॉस टू ह्यूमैनिटी भी है। आगे उनके बिना हम भी सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है, देन कोट्स, एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड, ऐसे ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी आपके कोट्स हैं, है ना। ठीक है, देन मेजर चैलेंजेस जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आज के टाइम पे आप सबको पता है कि पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सोइल पोल्यूशन है, कितने पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है ना। हर चीज का पोल्यूशन आज देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है, आईपीसीसी ने इतनी बार कह लिया कि जिस हिसाब से हम चल रहे हैं तो 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा, 2100 तक तापमान। और 4 डिग्री बढ़ गया तो भैया मुंबई चेन्नई ये तो बचने वाले नहीं है। ठीक है, कोस्टल एरियाज में कोई नहीं बच पाएगा। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन चैलेंज है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है उतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, उतना ज्यादा वेस्ट डिस्पोजल होता है। ठीक है, वेस्ट जनरेट होता है। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से इन्वायरमेंट पे, नेचर पे बर्डन तो है ही। ठीक है, देन वेस्ट डिस्पोजल, ये देखो फोटो में, देखो ये क्या कारनामे कर रहे हैं, ये उठा रहे हैं, वेस्ट को साफ कर रहे हैं। ठीक है, बीचेस पे आपको पता है वेस्ट कितना ज्यादा हो चुका है ना। आपने कई एनजीओ काम करते भी देखे होंगे, बीच को साफ करते हुए देखे होंगे। लोग जाते हैं बीच पे, जाते हैं एंजॉय करते हैं और कचरा वहीं पे डाल आते हैं। ठीक है, पर ये अच्छी चीज नहीं है। अगर हर बंदा एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपनी चीजों को ठीक रखे, है ना, अपने वेस्ट को खुद डिस्पोज कर सके ढंग से, तो काफी हद तक प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। ठीक है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना भी कोई छोटी बात नहीं है, वहां भी आप नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हो। देन ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है 90% जो CO2 है इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओशंस, है ना। तो ओशन एसिडिफिकेशन होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है नेचर के अंदर। इसके चलते कोरल ब्लीचिंग हो चुकी है, कोरल ब्लीचिंग, कोरल रीफ सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ओशन जो फ्लोरा एंड फोना है उसके ऊपर रिस्क है, वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये देखिए ये फोटो, कोरल रीफ 1950 में ऐसा था, फोटो खींचने जाते थे। 2020 में ऐसा है कि फूल चढ़ाने जा रहे हैं, है ना। तो कोरल रीफ जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के वहां पे, वो भी खत्म होती जा रही है। ठीक है, लॉस टू बायोडाइवर्सिटी, कितनी स्पीसीज, मोर देन 2 करोड़ स्पीसीज शायद एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। डिफोरेस्टेशन, जंगल बचे ही कहाँ? हरियाणा जैसे राज्य में 3% भी फॉरेस्ट एरिया नहीं है, बताओ, 3% भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्दर्न एरियाज में फॉरेस्ट है, वहां पे आग ही लगती रहती है। क्लाइमेट चेंज का ऐसा इम्पैक्ट है। बुश फायर देखिए आपने, ऑस्ट्रेलिया में कितने दिन आग लगी, कैलिफोर्निया में कितने दिन आग लगी। तो ये सब इम्पैक्ट हम देख के भी नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कोविड तो सिर्फ एक मतलब झलक है क्लाइमेट चेंज की, अभी आगे आगे और भी ज्यादा जूनोटिक डिजीज और भी डिजास्टर्स आएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्या है, इट इज अ साइलेंट किलर। ठीक है, एक दिन के दायरे में नहीं मारेगा, ये मारेगा ग्रेजुअली, और ग्रेजुअली मारेगा तो हम इसका इम्पैक्ट देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है। ओजोन आपको पता है यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, कैंसर वगैरह से प्रोटेक्ट करती है।
तो इन चीजों के लिए ओजोन लेयर में हालांकि अचीवमेंट काफी अच्छी हुई है, जो सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका के ऊपर है, अब वो होल काफी हद तक कवर हो चुका है, लेकिन अब आर्कटिक पे दिखने लग गया है ना, आर्कटिक पे ओजोन होल बनने लग गया है। तो ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है ये हमें कम करने पड़ेंगे। एसिड रेन, पोल्यूशन के कारण SO2 CO2 जब बारिश में घुल के आती हैं तो एसिड रेन बनाती हैं। देन पब्लिक हेल्थ इश्यूज जैसे जूनोटिक डिजीजेज लाइक कोविड, है ना, ये सब क्या है, इन्वायरमेंटल चैलेंज से ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ये मेजर चैलेंजेस आपके। सॉल्यूशंस आपके क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी, रीयूज करो चीजों को, रिसाइकिल करो, ठीक है, रिफर्बिश करो, तो उनको बार बार यूज करो। इंडियन कल्चर में मैं मानता हूँ कि सर्कुलर इकोनॉमी है, हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं चीजों को, है ना, शर्ट खराब हो गई तो रात को पहन लेंगे, वो भी नहीं काम करेगा पोछा बना लेंगे, वो भी नहीं करेगा कुछ और, मतलब है ना, ऐसे चीज हम यूज करते हैं, हमारे कल्चर में है ऐसा। बट जो वेस्टर्नाइजेशन है, वेस्टर्न कल्चर है, वो चीजों को डिस्कार्ड करने में विश्वास रखते हैं और सबसे ज्यादा वेस्ट वही जनरेट करते हैं। ठीक है, देन वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए, है ना, चैनल से होना चाहिए, वेट वेस्ट अलग होना चाहिए, ड्राई वेस्ट अलग होना चाहिए। ठीक है, देन इम्प्रोवाइजेशन ऑफ इंजन टेक्नोलॉजी, जैसे BS6 आया, जो भी टेक्नोलॉजी की एमिशन हमारे कम हो सके। देन कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, जो CO2 है उसको कैप्चर करके डीप ओशन बेड्स के अंदर स्टोर किया जा सके। कोरल रीफ रिस्टोरेशन, आर्टिफिशियल रीफ आजकल बनाए जा रहे हैं। कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ पे आर्टिफिशियल रीफ का जो प्रोजेक्ट था, एक सैंपल प्रोजेक्ट चलाया था, वो सक्सेसफुल हुआ है, तो हो सकता है आगे जाके हम आर्टिफिशियल रीफ कर बना सकें। लेकिन आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल नेचुरल होता है। ठीक है, नेचुरल की कोई रीस नहीं कर सकता, तो इसलिए अच्छा है कि आर्टिफिशियल ना बनाने पड़े, हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें। ठीक है, देन लोअरिंग ऑफ यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन को बचाने के लिए कोऑपरेशन अमंग नेशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज किसी एक पर्टिकुलर नेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ठीक है, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के ऊपर चलें, कंज्यूमरिज्म को कम करें, इन्वायरमेंट अवेयरनेस को बढ़ाएं। ठीक है, देन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखना है, जो भी फेमस वर्ल्ड कन्वेंशन होती हैं, जैसे अभी COP26 हुई, आप अगर मेंस दोगे, इन्वायरमेंट का इश्यू आ गया, तो आपको COP26 की डिक्लेरेशन पता होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। और GS में अंदर भी, GS3 के अंदर भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, हो सकता है COP26 पे ही आ जाए, क्या नए वो स्टेप्स लिए गए हैं आगे के लिए, है ना। तो COP26 और ऐसी जो सबमिट होती है वो आपको पता होने चाहिए कि क्या है। ठीक है, नेशनल लेवल पे क्या मेजर्स हैं, करंट रेलेवेंस जितनी हो सके, कि इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट इश्यूज चल क्या रहे हैं, है ना, चल क्या रहे हैं। तो जैसे प्लास्टिक बहुत ही वर्निंग इश्यू है, प्लास्टिक के ऊपर बजट में भी हर साल बोलते हैं कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करेंगे, तो जो भी करंट रेलिवेंस है क्लाइमेट चेंज वगैरह से लेके वो भी पता होनी चाहिए। देन डेटा और फिगर्स फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स सच एज सर्वे, IPCC की जो रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट्स हैं, ऐसी रिपोर्ट आप प्रोजेक्ट वहां पे कर सकते हो। देन लिंकेज अमंग सेवरल फील्ड लाइक हाउ इकोनॉमी इज लिंक्ड टू नेचर। ठीक है, इकोनॉमी बिल्कुल नेचर से लिंक्ड है। कई बार आप GDP के प्रोसेस में पढ़ते होंगे, ग्रीन GDP एक कंसेप्ट है, कि ग्रीन GDP में आप जो ग्रोथ को वैल्यू कर रहे हो, उसमें ये वैल्यू करो कि आप नेचर को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उस नुकसान को उसमें से डिडक्ट भी करो, तब जाके आपकी रियल GDP निकलेगी, और उसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन GDP। ठीक है, देन तीनों एसओज के लिए कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं। दीज आर टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव, ऐसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपके पास नॉलेज ब्रॉड होनी चाहिए, सेवरल डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, और उनसे रिलेटेड डेटा और फैक्ट्स भी आपके पास होने चाहिए सपोर्ट के लिए। ठीक है, एडिक्वेट डेटा एंड रिपोर्ट शैल बी गिवन टू सपोर्ट योर व्यू पॉइंट्स। ठीक है, शुड बी इन टच विद रिसेंट हैपनिंग, क्या चल रही है, और इनोवेशन ये कहाँ से आ सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के बारे में कुरुक्षेत्र मैगजीन में एग्रीकल्चर आता है, योजना में टेक्नोलॉजी वगैरह से आप पढ़ सकते हो। डाउन टू अर्थ में इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको काफी आर्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, तो रेलिवेंट चीजें आप इनसे उठा सकते हो, जो भी रिसेंट हैपनिंग्स चल रही हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इंफॉर्मेटिव ऐसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, ऐसी थीम्स आती हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, थीम से स्टिक रहना आपको,
थीम से नहीं भटकना, डोंट बीट अराउंड द बुश, जो पूछा है वही बस, ठीक है। अब आप लोगों को कोई डाउट पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। क्लियर है सबको कैसे आपको अटेम्प्ट करना है इन चीजों से, अगर ऐसे आपके पास आया तो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी शुभम। सर जैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई टॉपिक है सर, हाँ और जी। हमें उसको कंक्लूड करना है, हाँ जी, तो सर मतलब वहां पे हम कैसे स्टांस लेना चाहिए सर, मतलब उसमें? देखो स्टांस आपको, जो हम बात करते हैं जीएस हो या एसए हो, यूपीएससी के अंदर बैलेंस स्टांस आपका होना चाहिए, है ना। जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखा था कि जॉब लॉस होंगे या जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, आप में उसको बैलेंस अप्रोच लेने की। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो जो सेक्टर्स हैं, जो रिडंडेंट सेक्टर्स हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस अब टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्प्रूव होगी, तो वहां पे मैन पावर बिल्कुल रिड्यूस होगी, जॉब जाएंगे। लेकिन आने वाले टाइम में लोगों को अपने आप को स्किल करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेक्टर में जॉब क्रिएट भी होंगे और लोग एडिक्वेटली स्किल्ड होंगे, तो वहां पे वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी से क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक नहीं है, वो लोगों का ड्रॉबैक है कि वो अपने आप को टाइम के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ऐसे बैलेंस अप्रोच, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए और हमें जॉब इश्यूज को भी टैकल करना है अप स्किलिंग के थ्रू, ठीक है, आने वाले टाइम पे टाइम के साथ एडजस्ट करके, ठीक है। मतलब सर इसमें जैसे 1980s में अपने यहाँ पे कंप्यूटर आया था सर, हाँ तो जी, उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं, तब भी बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। अपोजिशन जब हुआ था। कंप्यूटर आया था, आपको पता होगा कितना हाहाकार मचा था कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, और आप देखो आज कंप्यूटर साइंस में कितने अपॉर्चुनिटीज है ना। यस सर। तो वैसे आप रिलेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, और किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आई होप आपको क्लियर है कि कैसे आपको थीम बेस्ड अटेम्प्ट करना है ऐसे को जाके, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रक्चर पहले रफ में जरूर बनाइए, ताकि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सको और 1.25 घंटे में आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर कर सको अपने ऐसे को, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर कंक्लूड करते हैं। कल फिर हम इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह जैसे टॉपिक पे देखेंगे कि आपको कैसे अप्रोच रखनी है, ठीक If है। anyone has a doubt, please you can ask now. क्योंकि जो भी है वो अभी क्लियर हो जाएगा, otherwise it would just be pending, right? So anyone having a doubt, please you can ask. Sir is present over here right now. हाँ जी, किसी Or को कुछ no, पूछना है तो फ्रेंकली आप पूछ and सकते हो कि if भाई इसमें। somebody is not having doubt, then please tell that also. Okay, now it's okay, then sir can end the session also, right? हाँ जी, यू कैन गिव योर कंसेंट कि एवरीथिंग इज क्लियर, इफ यू आर क्लियर अबाउट एवरीथिंग। चलिए, आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर। तो कल सेशन 3 हम लेंगे, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में वी विल डिस्कस, है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं सेम टाइम 6:30। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।